हेलो माय डियर फ्रेंड्स। कितनी बार आपको बोला है यार, कोई भी सब्जेक्ट ना भोकाल नहीं होता है। बट आप लोगों ने ना जो आपका 401 सब्जेक्ट है, यानी कि प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड कंट्रोल, इसको इतना भोकाल बना दिया है कि जैसे मतलब ये सब्जेक्ट नहीं हो गया, पता नहीं क्या हो गया है। बट आपको मैं हर बार बताती हूँ कि कोई भी सब्जेक्ट इतना टफ नहीं है जितना आप लोग उसको सोच लेते हैं। तो आज की वीडियो में आपके जो ये डाउट्स हैं ना कि प्रोजेक्ट प्लानिंग तो यार बहुत मुश्किल सब्जेक्ट है, सारे क्लियर हो जाएंगे। आज की वीडियो रहेगी एमकॉम फोर्थ सेम के 401 सब्जेक्ट के ऊपर। इस वीडियो के अंदर हमारा यूनिट 1 और यूनिट 2 कवर अप रहेंगे, डिटेल में कवर अप रहेंगे फ्रॉम द प्रीवियस 3 ईयर्स, लास्ट 2 ईयर्स क्वेश्चन पेपर में से क्वेश्चंस कवर्ड होंगे। और क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इजी हैं अगर आप ध्यान से सुनेंगे। कॉपी पेन लेके बैठिएगा, क्वेश्चंस को नोट करिएगा, आंसर्स को नोट करिएगा। बातें ध्यान से सुनोगे तो क्वेश्चंस आज के बहुत ज़्यादा ईजी हैं। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। डिस्कस वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट दैट मस्ट बी असेस्ड, हील आइडेंटिफाइज सुटेबल बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़। पहले तो आपको वेरियस कंपोनेंट्स बताने हैं इन्वायरमेंट के। अब बिल्कुल इंसानी भाषा में समझने की कोशिश करना है इसको, जो भी लोग बोलते हैं ना कि थोड़ी डिफरेंट लैंग्वेज है, बिल्कुल सिंपल है, इसमें ध्यान से सुनो। स्टार्ट करें हम कोई बिजनेस। जब भी हम कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो पहले हमें उसके लिए एक बीज लगाना पड़ता है। जैसे हमने कोई पौधा उगाना है तो उसके लिए एक बीज लगाते हैं, वैसे ही बिजनेस के लिए हमें एक बीज की ज़रूरत होती है जिसको बोलते हैं राइट इन्वायरमेंट, सनलाइट, वाटर, सोइल। वैसे ही बिजनेस को राइट सराउंडिंग की ज़रूरत होती है ग्रो करने के लिए। स्टार्टिंग अ बिजनेस इज़ लाइक अ प्लांटिंग अ सीड। जैसे बीज लगाना, बीज जब हम लगाते हैं उसके लिए हमें राइट इन्वायरमेंट की ज़रूरत होती है। पौधे को सनलाइट, पानी, मिट्टी, इन चीज़ों की ज़रूरत होती है, तभी वो ग्रो करता है। वैसे ही हमारे बिजनेस को ऐसी सराउंडिंग की ज़रूरत होती है जिससे वो ग्रो कर पाए। बिफोर स्टार्टिंग एनी बिजनेस हमें उसको अच्छे से समझना चाहिए, एनवायरनमेंट को स्टडी करना चाहिए कि किस जगह पे हमारा ये बिजनेस, हमारा ये प्लान वर्क करेगा। ये हमें हेल्प करेगा फाइंड करने में कि कौन सी बेस्ट बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिसमें रिस्क भी कम है और सक्सेस भी बहुत ज़्यादा है। सो यहाँ पे बहुत सारे इसके कंपोनेंट्स हैं ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट, जो कि हमें बताएंगे कि बिजनेस कैसे वर्क कर सकता है एनवायरनमेंट में। सबसे पहला कंपोनेंट आता है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। इसमें थिंग्स आती हैं रिलेटेड टू मनी, इकॉनमी। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, अगर इकॉनमी ग्रो करेगी तो किसी भी इकॉनमी के अंदर कोई भी बिजनेस है फिर वो ग्रो करेगा। बट अगर इकॉनमी में ही रिसेशन पीरियड चल रहा है, डाउनफॉल चल रहा है, तो कोई भी बिजनेस ओपन कर लो वो बिजनेस डूबने ही वाला है। सो हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारी इकॉनमी कंट्री की क्या कर रही है, क्या वो बढ़ रही है या वो डाउन जा रही है। इज देयर इन्फ्लेशन और रिसेशन, क्या लोग अपने पैसे स्पेंड करना चाह रहे हैं, क्या इंटरेस्ट रेट है, क्या टैक्स पॉलिसीज हैं, क्या इनकम के लेवल्स हैं। एग्जाम्पल, जैसे इफ़ द इकॉनमी इज़ ग्रोइंग तो ज़्यादा लोग स्पेंड करेंगे अपने पैसे, लग्जरी प्रोडक्ट्स अच्छे से वर्क करेंगे मार्केट में। बट अगर उसी के ऑपोजिट रिसेशन पीरियड चल रहा है तो लो कॉस्ट आइटम्स भी अच्छे से वर्क नहीं कर पाएंगी। लग्जरी ब्रांड्स तो छोड़ ही दो, जो लो कॉस्ट सस्ते से सस्ता प्रोडक्ट भी होगा ना उसका भी डाउनफॉल चल रहा होगा अगर हमारी इकोनॉमी डाउन जा रही है। सबसे पहला कंपोनेंट इकोनॉमिक इन्वायरमेंट कैसा है। सेकंड, आपकी कंट्री का पॉलिटिकल और लीगल इन्वायरमेंट। इसमें इंक्लूड होते हैं हमारी गवर्नमेंट के क्या रूल्स हैं, कानून हैं, क्या पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। बिजनेस मस्ट फॉलो द लॉ एंड रूल्स ऑफ द कंट्री। बिजनेस फॉलो करता है लॉ एंड रूल्स ऑफ द कंट्री। फ्रीक्वेंटली अगर इसकी पॉलिसीज़ में चेंजेस होते रहेंगे, जैसे कि लीगल पॉलिसीज़ या पॉलिटिकल चेंजेस आते रहते हैं, तो ये कई बार रिस्की हो सकता है बिजनेसेस के लिए। सो पॉलिटिकल सपोर्ट फॉर सर्टेन इंडस्ट्रीज़ कहीं ना कहीं नए दरवाजे खोलती है उस बिज़नेस के लिए। बट अगर पॉलिटिकल सपोर्ट या स्टेबिलिटी नहीं है, उसी के ऑपोजिट फिर वो रिएक्ट भी करती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर इफ़ अ गवर्नमेंट सपोर्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, सो स्टार्टिंग अ बिजनेस रिलेटेड टू ईवीज कहीं ना कहीं एक गुड आइडिया होगा क्योंकि वहाँ पे गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है। ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज हमारी स्टेबल हैं तो हमें वहाँ पे सपोर्ट मिलेगी तो बिजनेस डेफिनेटली ग्रो करेगा। ठीक है। थर्ड, टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट कैसा है। इसका मतलब दिस इंक्लूड न्यू न्यू इन्वेंशंस, मशीन्स, सॉफ्टवेयर, टूल्स की बात हो रही है। टेक्नोलॉजी हमेशा फास्टली चेंज होती जा रही है, सो हमें उसको लेके आते रहना चाहिए होगा, मतलब वी मस्ट कीप अप। इट अफेक्ट कि कैसे प्रोडक्ट्स बनेंगे, कैसे सर्विसेज डिलीवर होंगी, कैसे वो कस्टमर तक पहुँचेंगी। अगर फॉर एग्जाम्पल इफ़ मोर पीपल आर यूजिंग स्मार्टफोन्स देन ऑनलाइन शॉपिंग, मोबाइल ऐप्स कहीं ना कहीं एक अच्छा बिजनेस का आइडिया है। तो आपको वो देखनी है कि टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट क्या चल रहा है उस टाइम पे जब आप बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हो। फोर्थ कंपोनेंट आप क्या देखोगे, सोशल और कल्चर इन्वायरमेंट क्या है। दिस इंक्लूड पीपल्स का लाइफस्टाइल, पीपल्स की वैल्यू, बिलीव्स, ट्रेडिशन। सो बिजनेसेस मस्ट अंडरस्टैंड कि क्या लोगों की ज़रूरतें हैं, क्या उनका बिहेवियर है, फेस्टिवल्स, फैमिली सिस्टम, फूड हैबिट्स क्या है, फैशन ट्रेंड्स क्या हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे दिवाली होती है, सो लोग कपड़े खरीदते हैं, गिफ्ट खरीदते हैं, तो बिजनेस सेलिंग फेस्टिवल आइटम, फेस्टिव आइटम्स में डू वेल इन इंडिया। जो भी लोग त्योहारों में अपना बिजनेस करने की सोचते हैं
तो वो अच्छे से ग्रो कर पाते हैं। फिफ्थ कंपोनेंट नेचुरल एंड इकोलॉजिकल इन्वायरमेंट, इसके अंदर नेचुरल रिसोर्सेज, क्लाइमेट, इन्वायरमेंटल रूल्स ये सब आ जाते हैं। सो बिजनेसेस ऐसे होने चाहिए जो हमारे कंट्री की इन्वायरमेंट को हार्म ना करें। आज के टाइम पे इको फ्रेंडली या कह सकते हो ग्रीन प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा डिमांड में है, जिसको हम बोलते हैं ग्रीन कंट्री, ग्रीन सिटी, आज के टाइम पे बहुत चल रहा है। लोग पोल्यूशन वाली कंपनीज को बाइकआउट कर रहे हैं, ठीक है। सो एग्जांपल यहाँ पे दी गई है, मेकिंग बायोडिग्रेडेबल बैग्स या सोलर पैनल्स एक ग्रेट आइडिया है आज के इन्वायरमेंटली कॉन्शियस मार्केट में स्टैंड करने के लिए, क्योंकि आज के टाइम पे हर कोई बंदा इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो चुका है। वो कहते हैं कि मुझे इन्वायरमेंट पे पहले फोकस करना है, अगर इन्वायरमेंट कोई चीज़ खराब करी है तो हम उसको नहीं लेके आएंगे। 7 6 विच इज़ डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट, इसके अंदर इंक्लूड होती है पॉपुलेशन रिलेटेड फैक्टर्स लाइक बंदे की एज कितनी है, जेंडर क्या है, एजुकेशन कितनी है, इनकम कितनी है। सो अंडरस्टैंड करना कि हमारी टारगेट ऑडियंस कौन है, ये हमें हेल्प करेगी कि हम उसको राइट टाइप ऑफ प्रोडक्ट को ऑफर कर पाएँ। एग्जाम्पल, अगर हमारी मेजोरिटी पॉपुलेशन यंग है तो बिजनेसेस किस पे फोकस करेंगे, फैशन, फिटनेस, गैजेट्स, जो कि मार्केट में आज के टाइम पे सक्सीड कर पाएँ। अगर हमारी मेजोरिटी पॉपुलेशन होगी ओल्ड एज की, तो ओल्ड एज लोग क्या करते हैं, टीवीज़, रेडियो है ना, उनकी नॉर्मल कंफर्टेबल क्लोथ्स, वो चीज़ों पे फोकस करते हैं, तो हम उसके अकॉर्डिंग अपने बिजनेस को एक्सपैंड करेंगे। 7th कंपोनेंट हम क्या देखेंगे, कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट क्या है, यानी कि कॉम्पिटिटर कौन है हमारा। इसमें आएगा इंक्लूड नंबर एंड स्ट्रेंथ ऑफ द कॉम्पिटिटर्स इन द मार्केट। बिफोर एंटरिंग एनी बिजनेस हमें पता होना चाहिए कि कौन हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं, वो क्या मार्केट में ऑफर कर रहे हैं, किस प्राइस पे ऑफर कर रहे हैं उस कस्टमर को। एग्जाम्पल, मैनी शॉप्स आर ऑलरेडी सेलिंग द सेम प्रोडक्ट। सो हमें मार्केट में एंटर करने से पहले ये पता करना होगा कि वो क्या चीज़ ऑफर कर रहे हैं, कितने प्राइस पे ऑफर कर रहे हैं, और क्या हम उनसे कुछ बेहतर ऑफर कर पाएंगे कस्टमर को, क्या हम उनसे बेहतर कुछ कस्टमर को दे पाएंगे, उनसे कुछ अच्छा, उनसे प्राइस में कम और अच्छी क्वालिटी में प्रोवाइड कर पाएंगे। तो ये चीज़ें चेक करनी बहुत ज़रूरी है। 8 कंपोनेंट, ग्लोबल इन्वायरमेंट क्या चल रहा है, इंटरनेशनल क्या ट्रेंड चल रहा है, ग्लोबल ट्रेड के रूल्स क्या हैं, फॉरेन मार्केट क्या है। आज के टाइम पे ग्लोबल वर्ल्ड, इवन और लोकल बिजनेसेस कहीं ना कहीं अफेक्ट होते हैं इंटरनेशनल हैपनिंग्स की वजह से, कि इंटरनेशनली कुछ हो गया तो हमारे लोकल बिजनेसेस अफेक्ट होंगे। एग्जाम्पल, इफ़ देयर इज़ अ डिमांड फॉर इंडिया स्पाइसेस, अगर इंडिया के स्पाइसेस भी अब्रॉड में डिमांड है, सो एक्सपोर्ट करना स्पाइसेस को कहीं ना कहीं ग्रेट बिजनेस का आइडिया है। तो इंटरनेशनल ट्रेंड को फाइंड आउट करना बिजनेस के इन्वायरमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है, फाइंड आउट करना। 9th कंपोनेंट, मीडिया और कम्युनिकेशन का क्या इन्वायरमेंट है। दिस इंक्लूड द वे कि किस तरीके से हमारा बिजनेस कस्टमर के साथ कम्युनिकेट करेगा, थ्रू एडवर्टाइजमेंट, सोशल मीडिया, पब्लिक रिलेशन। आज के वर्ल्ड में डिजिटल प्रेजेंस बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अगर कोई बंदा, जैसे अगर आज के टाइम पे अगर हमें किसी को ढूंढना है तो हम पहले जाके उसकी इंस्टा या फेसबुक की प्रोफाइल चेक करते हैं, क्या वो बंदा एग्जिस्ट भी करता है। तो आज के टाइम पे डिजिटल प्रेजेंस बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अ स्मॉल होम बेकरी कैन ग्रो बिग, अगर वो इंस्टाग्राम मार्केटिंग का यूज़ करती है तो बहुत जल्दी आप लोग ग्लोबल लेवल पे जा सकते हो, ठीक है। 10th कंपोनेंट, एजुकेशनल एंड स्किल्स इन्वायरमेंट क्या है। दिस इंक्लूड द स्किल लेवल एंड एजुकेशन ऑफ द पीपल, कि जिस एरिया में आप बिजनेस करना चाह रहे हो वहाँ पे लोग कितने पढ़े लिखे हैं, एजुकेशन स्किल का इन्वायरमेंट क्या है वहाँ पे, क्या वहाँ पे लोग स्किल्ड हैं, मतलब इन IT, जैसे आपको ओपनिंग ऑफ सॉफ्टवेयर और ट्रेनिंग सेंटर, तो वहाँ पे गुड आइडिया हो सकता है अगर स्किल्ड पीपल वहाँ पे रहते हैं। इन सिटीज़ जहाँ पे एजुकेटेड यूथ हैं तो ED टेक का स्टार्टअप सक्सेसफुल हो सकता है। बट अगर उसी के ऑपोजिट देखें तो कोई इलिटरेट एरिया है, या वहाँ पे पुराने ज़माने के लोग जो रहते हैं जो इतना पढ़े लिखे नहीं हैं, तो वहाँ पे हमें उसी के अकॉर्डिंग बिजनेस करना पड़ेगा कि एजुकेशन और उन लोगों की जो वहाँ पे रहते हैं उनकी स्किल्स क्या है। अब अगर कोई हम गाँव वगैरह में चले जाएँ, वहाँ मोस्टली जो बड़े लोग होंगे उनको खेती बाड़ी की स्किल्स की बहुत ज़्यादा नॉलेज होती, तो हमें वहाँ पर उस अकॉर्डिंग कुछ काम सोचना पड़ेगा ना, कि जिससे हमारा बिजनेस भी सक्सीड हो और वहाँ के लोगों को भी फ़ायदा हो, ठीक है। अब वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू असेस दिस इन्वायरमेंट, क्यों ये इंपॉर्टेंट है कि इसको हम लोगों को इन कंपोनेंट्स को असेस करके चलना है, चेक करना है, क्योंकि इससे हमारे बिजनेस का रिस्क रिड्यूस हो जाएगा, हम सही अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर पाएंगे, हम कस्टमर की नीड्स के अकॉर्डिंग प्लानिंग कर पाएंगे, हम अपने दुश्मनों कॉम्पिटिटरों से एक कदम आगे रह पाएंगे, और हम सभी रूल्स को फॉलो करते हुए किसी भी तरह के लीगल इशू में नहीं फंसेंगे, उसको अवॉइड करते चलेंगे। और इसी के साथ फर्स्ट क्वेश्चन की आ जाती है कंक्लूजन। यहाँ पे क्विक समरी दी गई है रिवीजन के लिए। पहले हमने देखा इकोनॉमिक इन्वायरमेंट क्या होता है, फिर हमने पॉलिटिकल एंड लीगल, फिर टेक्नोलॉजिकल, फिर सोशल एंड कल्चर, सारे कंपोनेंट्स जो हेडिंग्स हैं, और उसके अंदर हमने क्या देखा वो एक समरी में मैंने यहाँ पे बता दिया है, तो आप लोग कॉपी पे लिख लीजिएगा। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिबिलिटी रिपोर्ट क्या होती है फॉर इमर्जिंग एंटरप्राइज, ऑल्सो गिव इन डिटेल द कंटेंट एंड फॉर्मेट ऑफ एन आइडियल फिजिबिलिटी रिपोर्ट मेन क्या होती है बताना है। पिछले 2 सालों से क्वेश्चन आ रहा है, यहाँ पे एग्जाम्पल दी गई है, फिजिबिलिटी रिपोर्ट कैसे मदद करती है ना, बहुत अच्छे से समझ आएगी।
जाएगी। फॉर एग्जाम्पल यू हैव टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस। स्टार्टिंग अ न्यू बिजनेस इज़ लाइक स्टार्टिंग अ न्यू जर्नी। जैसे आप जब आप कोई नया बिजनेस शुरू कर रहे हो तो एक तरह से आपकी एक नई जर्नी स्टार्ट हो रही होती है, तो ये बहुत एक्साइटिंग होती है, बट इसमें बहुत सारा रिस्क और डाउट्स भी होते हैं कि क्या होगा, है ना। सो बिफोर स्टार्टिंग एनी न्यू बिजनेस, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप प्रैक्टिकली चेक करो, मतलब चेक करो कि क्या जो आपने बिजनेस का आइडिया सोचा है क्या वो प्रैक्टिकल है, क्या वो प्रॉफिटेबल है, और क्या वो आइडिया पॉसिबल है उसको इम्प्लीमेंट करना या नहीं। सो यहीं पे फिजिबिलिटी रिपोर्ट बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। ये फिजिबिलिटी रिपोर्ट आपको एक क्लियर पिक्चर देती है कि जो आपने बिजनेस का आइडिया सोचा है क्या वो प्रैक्टिकल, प्रॉफिटेबल और पॉसिबल है या नहीं है, क्या आपको इसको स्टार्ट करना चाहिए बिजनेस के आइडिया को या नहीं। आई होप आपको क्लियर है कि फिजिबिलिटी रिपोर्ट क्या होती है। जब भी आप कोई नया बिजनेस शुरू करने जाते हो तो उसको चेक करना कि क्लियर पिक्चर देखना कि क्या वो आइडिया प्रैक्टिकली पॉसिबल है। कोई ऐसा तो नहीं है जो आपने सपने में सोच लिया पर जो पॉसिबल ही नहीं है। वैसे तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होता, बट फिर भी यू हैव टू चेक दैट, ठीक है। अब इंपॉर्टेंस क्या है फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स की फॉर एमर्जिंग एंटरप्राइजेस। एंटरप्राइजेस के लिए फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स की क्या इंपॉर्टेंस है। एमर्जिंग एंटरप्राइजेस कौन सी होती हैं, आर न्यू एंड स्मॉल बिजनेसेस होते हैं। सो उनके पास थोड़े पैसे होते हैं, लिमिटेड एक्सपीरियंस होता है और बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं। तो फिजिबिलिटी रिपोर्ट उनकी मदद करती है कि वो स्मार्ट और सेफ डिसीजन ले पाएँ। क्यों ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपको आपके बिजनेस के आइडिया की प्रैक्टिकलिटी चेक करके बताती है। चेक प्रैक्टिकलिटी ऑफ द आइडिया, ये आपको बताती है कि बिजनेस का आइडिया रियलिस्टिक है या नहीं है। सेकंड, ये आपका फेलियर के रिस्कों को कम करती है, ये हेल्प करती है आपको अवॉइड करने में बड़े बड़े नुकसान, प्रॉब्लम्स को पहले ही आइडेंटिफाई कर लेती है। थर्ड, गाइड्स इन प्लानिंग, इट बिकम अ ब्लू प्रिंट, या एक प्लान बन जाती है जिससे आप अपने बिजनेस को ईजिली स्टार्ट कर पाएंगे। हेल्पिंग इन गेटिंग फंड्स को लेने में इन्वेस्टर से, बैंक से कलेक्ट करने में फिजिबिलिटी रिपोर्ट आपको मदद करती है। बिफोर गिविंग मनी, फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स इन्वेस्टर्स बैंक्स को कहती है कि भाई ये फंड्स की ज़रूरत है। फिफ्थ, आपका टाइम, पैसे बचाती है। इंस्टीड ऑफ स्टार्टिंग ब्लाइंडली, एंटरप्रेन्योर्स एक क्लियर डायरेक्शंस लेते हैं। ये नहीं है कि सोचा, आंखें बंद करी और शुरू कर दिया, फिर इधर गए फिर उधर गए, टक्करे मार मार के सीधे रास्ते पे गए। नो, फिजिबिलिटी रिपोर्ट की हेल्प से आपको आपका पाथ क्लियर होगा कि मुझे किस रास्ते पे जाना है, इधर उधर आप जाओगे ही नहीं गलत रास्ते पे। सिक्स, इंक्रीज कॉन्फिडेंस, जब एक न्यू एंटरप्रेन्योर को एक क्लियर रिपोर्ट दिखती है तो उसको कॉन्फिडेंट फील होता है, उसको उसका रास्ता पता है, वो सीधा अपनी जर्नी पे जाएगा, कहीं पे भी इधर उधर उसको भटकने की ज़रूरत नहीं है। इससे आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा। अब क्या कंटेंट या क्या फॉर्मेट होता है एक आइडियल फिजिबिलिटी रिपोर्ट में। और गुड फिजिबिलिटी रिपोर्ट बहुत सिंपल होती है, क्लियर होती है और डिटेल में होती है। इसमें सारी नेसेसरी इंफॉर्मेशन अबाउट द बिजनेस आइडिया लिखी होती है। फॉर्मेट एंड कंटेंट क्या होता है, सबसे पहले होता है टाइटल का पेज, प्रोजेक्ट का नेम, प्रिपेयर किसने किया और डेट वगैरह उसमें लिखी होती है। सेकंड, एग्जीक्यूटिव समरी होती है, एक शॉर्ट समरी होती है पूरी रिपोर्ट की, कि पूरी रिपोर्ट की ये शॉर्ट समरी है। थर्ड, बिजनेस को डिस्क्राइब किया होता है कि आइडिया क्या है, क्या प्रोडक्ट, क्या सर्विसेज होंगी और क्यों इसकी ज़रूरत है दुनिया में। फोर्थ, मार्केट एनालिसिस, कस्टमर को स्टडी करो, कॉम्पिटिटर्स को स्टडी करो, देखो डिमांड क्या है, मार्केट में ट्रेंड्स क्या हैं। फिफ्थ, टेक्निकल फिजिबिलिटी देखो, यानी कि टेक्निकली, यानी कि मशीन, टूल, टेक्नोलॉजी, लोकेशन, प्रोसेस क्या है वो बताया होगा। सिक्स, फाइनेंशियल फिजिबिलिटी बताएंगे कि हमारी इतनी कॉस्ट है, इतनी हमारे पास कैपिटल है, इतना प्रॉफिट हम अज्यूम करके चल रहे हैं, इतना कैश फ्लो है, ये ब्रेक इवन होगा। सेवंथ पॉइंट क्या होगा, लीगल एंड रेगुलेटरी फिजिबिलिटी, कि लाइसेंस, गवर्नमेंट के रूल्स, लीगल रिक्वायरमेंट्स की आपको ज़रूरत पड़ेगी। ऑर्गेनाइजेशनल फिजिबिलिटी, क्या टीम होगी, क्या स्टाफ होगा, क्या रोल, ओनरशिप स्ट्रक्चर वो बता देगी। स्वोट एनालिसिस, स्वोट की फुल फॉर्म होती है स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट आपको बताएगी एनालिस करके। और लास्ट में कंक्लूजन एंड रिकमेंडेशन होगी रिपोर्ट में, फाइनल जजमेंट कि आपको आगे बढ़ना चाहिए इस बिजनेस के आइडिया के साथ या नहीं। और लास्ट अपेंडिक्स, यानी कि चार्ट्स, टेबल या एक्स्ट्रा डाटा आपको वहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। अब फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स के कंपोनेंट्स क्या होते हैं। कंपोनेंट्स क्या होते हैं, सबसे पहले होते हैं टेक्निकल फिजिबिलिटी, ये चेक करती है कि बिजनेस जो है क्या, मतलब वेदर द बिजनेस हैज़ द रिक्वायर्ड टेक्नोलॉजी, टूल्स एंड स्किल्स या नहीं। ये पहले चेक करेगी कि क्या बिजनेस को इन चीज़ों की ज़रूरत है। ये इट ऑल्सो कवर द लोकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्रोडक्शन प्रोसेस। फॉर एग्जाम्पल, अगर इफ़ यू वॉन्ट टू स्टार्ट अ बेकरी, सो डू यू हैव ओवन, क्या आपके पास ओवन है, ट्रेन शेफ़ है या किचन की स्पेस है, ये चीज़ें चेक करेगी, ठीक है। तो पहले देखेगी कि जो टेक्निकल चीज़ें हैं वो आपके पास अवेलेबल हैं या नहीं है। सेकंड, मार्केट फिजिबिलिटी देखेगी, दिस पार्ट स्टडी करेगी कि उस चीज़ की मार्केट में डिमांड क्या है, कस्टमर की ज़रूरतें क्या है, कॉम्पिटिटर क्या कर रहा है, प्राइसिंग क्या होगी। इट आंसर, विल पीपल बाय दिस प्रोडक्ट, कि क्या लोग इस चीज़ को बाय करेंगे और आपके कस्टमर्स कौन होंगे।
फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू आर ओपनिंग अ टॉय शॉप, सो इज़ देयर डिमांड फॉर टॉयज़ इन योर एरिया, क्या आपके एरिया में उस टॉयज़ की डिमांड है? कौन सी एग्जिस्टिंग शॉप ऑलरेडी उस मार्केट में अवेलेबल है? ठीक है। थर्ड, ये फाइनेंशियल फिजिबिलिटी के बारे में बताएगी, ये चेक करेगी कि क्या बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन ऐसी है या फाइनेंशियली पॉसिबल है जो आइडिया आप सोच पा रहे हो। इट इंक्लूड कि बिजनेस को स्टार्ट करने की कॉस्ट कितनी आएगी, कितना एक्सपेक्टेड प्रॉफिट होगा, क्या कैश फ्लो होगा, फंड के सोर्सेज कहाँ कहाँ से होंगे, ब्रेक इवन पॉइंट क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक फूड ट्रक स्टार्ट करना चाहते हो तो कितनी उसकी कॉस्ट आएगी और कितना आप मंथली उससे अर्न कर पाओगे। फाइनेंशियल फिजिबिलिटी देखेगी कि जितना आप लगाओगे क्या उससे थोड़ा ज़्यादा अर्न कर पाओगे, ये चेक करके आपको ये बताएगी। फोर्थ, लीगल फिजिबिलिटी देखेगी, ये देखेगी कि जो आपका बिजनेस है क्या वो सारे कानूनों की पालना करता है, किसी भी कानून के अगेंस्ट तो नहीं है, यानी कि कोई भी कानून ये तो नहीं कहता कि आप इस तरह का बिजनेस नहीं कर सकते। अगर उसमें लाइसेंस, परमिट या गवर्नमेंट पॉलिसी चाहिए तो वो भी आपको इंक्लूड करके देगी। फॉर एग्जांपल अगर आपको एक मेडिकल स्टोर ओपन करना है, सो डू यू हैव द लाइसेंस एंड परमिशन, तो यहाँ पे ये चीज़ आपको बताई जाएगी। फिफ्थ, ऑपरेशनल फिजिबिलिटी देखेगी, स्टडी करेगी कि क्या बिजनेस अपनी डे टू डे ऑर्डर्स को कंप्लीट कर पाएगा, स्मूथली रन कर पाएगा ऑपरेशंस को। इसके अंदर आपकी लेबर मैनेजमेंट टीम्स, सप्लायर, डिलीवरी सिस्टम सब कुछ आएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप स्टार्ट कर रहे हो एक ऑनलाइन स्टोर, कैन यू मैनेज पैकेजिंग, ऑर्डर्स, डिलीवरी, एवरीथिंग, यानी कि सारे ऑपरेशंस को क्या आप मैनेज कर पाओगे, ये चेक करेगा। इसकी फिजिबिलिटी को चेक करेगा कि क्या ये कर सकते हो आपके नहीं। देन ये ऑर्गेनाइजेशन की फिजिबिलिटी को चेक करेगी। दिस चेक वेदर द टीम मेंबर, लीडरशिप एंड द स्ट्रक्चर ऑफ द बिजनेस आर कैपेबल, ये चेक करेगा कि आप इसके लिए कैपेबल हो कि नहीं हो। ये फोकस करेगा कि ह्यूमन रिसोर्स और उनके एक्सपीरियंसेस क्या है। फॉर एग्जाम्पल डू यू हैव एक्सपीरियंस पार्टनर्स या मैनेजर इन योर स्टार्टअप, क्या आपके पास कोई एक्सपीरियंस बंदे हैं आपकी कंपनी में, तो ये चीज़ें ये चेक करेगा इसकी फिजिबिलिटी। सेवंथ, ये सोशल और एनवायरमेंटल फिजिबिलिटी चेक करेगा, ये देखेगा कि इम्पैक्ट क्या पड़ेगा आपका बिजनेस का सोसाइटी और इन्वायरमेंट के ऊपर, क्योंकि आज के टाइम पे लोग प्रेफर करते हैं उन बिजनेसेस को जो इको फ्रेंडली हैं और सोशली रिस्पॉन्सिबल हैं। अगर आप एक पैकेजिंग का बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, आर योर मटेरियल प्लास्टिक फ्री, तो ये देखेगा कि अगर आप कोई पैकेजिंग बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो आपका मटेरियल प्लास्टिक फ्री होना चाहिए, क्योंकि लोग देखते हैं कि बिजनेस इको फ्रेंडली है तभी हम उसकी तरफ जाएंगे। ठीक है। उसके बाद एट, स्वॉट एनालिसिस करेगा, यह हेल्प करेगा आइडेंटिफाई करने में कि स्ट्रेंथ क्या है बिजनेस के आइडिया में, कहाँ पे वीकनेसेस हैं जहाँ पे इंप्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, क्या अपॉर्चुनिटीज़ आपको मार्केट में देखने को मिल सकती हैं और क्या थ्रेट्स लाइक कंपटीशन या रिस्क होगा मार्केट में आपको। और इसी के साथ क्वेश्चन किया जाती है कंक्लूजन। क्विक समरी यहाँ पे दी गई है, पहले हमने इसका इंपॉर्टेंस देखी, आफ्टर दैट हमने इसका फॉर्मेट देखा, टाइटल वगैरह। ठीक है। आफ्टर दैट हमने इसके कॉम्पोनेंट्स देखे, तो कहीं ना कहीं फॉर्मेट और कॉम्पोनेंट्स मिलते जुलते होंगे थोड़े बहुत, बट ज़्यादा नहीं मिलते जुलते हैं। बट हमने ये जो टॉपिक्स देखे समरी आ गई। बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की, विच इज रिपीटेड फ्रॉम द लास्ट 3 ईयर्स। सोशल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस क्या होते हैं, वेरियस इंडिकेटर्स, सोशल डिजायरेबिलिटी ऑफ अ प्रोजेक्ट, कमर्शियल वर्सेज नेशनल प्रॉफिटेबिलिटी क्या होती है, और व्हाट आर द ट्रेडिशनल मेथड ऑफ फाइनेंशियल इवैल्यूएशन ऑफ द प्रोजेक्ट, व्हाट आर द कंसीडर्ड एफिशिएंट। सोशल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, सोशल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस का मीन्स होता है स्टडी ऑफ प्रोजेक्ट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द सोसाइटी एज अ होल। सोशल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस मीन किसी भी प्रोजेक्ट को स्टडी करना फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द सोसाइटी, नॉट जस्ट द कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं आपने किसी भी प्रोजेक्ट को स्टडी करना, सोसाइटी के प्रोजेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से उस प्रोजेक्ट को स्टडी करो कि क्या वो प्रोजेक्ट सोसाइटी के लिए सही है। सोशल कॉस्ट, सोशल सोसाइटी पे क्या उसकी कॉस्ट आएगी, सोसाइटी सोशल कॉस्ट बेनिफिट को एनालाइज करना। ठीक है। इसके अंदर हम कोशिश करते हैं आंसर करने की कि क्या ये प्रोडक्ट लोगों के लिए सही है, गुड फॉर द पीपल, क्या ये कंट्री की हेल्प करेगा इन्वायरमेंट की, या इसको और ख़राब कर देगा। मेन इन चीज़ों पे फोकस करता है। सोशल बेनिफिट क्या आएगा, एग्जांपल अगर कोई बंदा एक फैक्ट्री बिल्ड करना चाहता है, दे विल अर्न प्रॉफिट, पर ये तो इसका कमर्शियल व्यू हो गया। सोशल कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस आपसे क्या पूछता है कि क्या आपकी फैक्ट्री लोकल बंदों को जॉब देगी, क्या आपकी फैक्ट्री आजू बाजू की नदियों को पल्यूट करेगी, क्या आपकी फैक्ट्री इकोनॉमिक डेवलपमेंट में मदद करेगी या उसको और बेकार करेगी। सो सोशल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस हेल्प करेगी आपको एक बड़ी पिक्चर, सीइंग द बिगर पिक्चर। पैसों को नहीं देखेगी, देखेगी कि आपके बिजनेस का सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। लोकल लोगों को जॉब मिलेगी पर नौकरियां तो मिलेंगी, अगर आजू बाजू आप पोल्यूशन डेवलप कर रहे हो, इकोनॉमी डेवलप नहीं कर रहे, देन दैट बिजनेस इज नॉट गुड। तो ये है सोशल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करना कि सोशल कॉस्ट क्या आएगी इसकी। ठीक है।
इंडिकेटर्स क्या हैं? इंडिकेटर्स ऑफ सोशल डिज़ायरेबिलिटी ऑफ अ प्रोजेक्ट। दीज इंडिकेटर हमें हेल्प करेंगे डिसाइड करने में कि क्या जो हमारा प्रोजेक्ट है वो सोशली बेनिफिशियल है या नहीं है। इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स देखते हैं। पहला है एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल। क्या जो हमारा प्रोजेक्ट है ये न्यू जॉब्स क्रिएट करेगा? मोर जॉब इज इक्वल्स टू मोर इनकम और मोर सोशल बेनिफिट। सेकेंड, क्या ये लोकल रिसोर्सेज को यूज़ करेगा? इज़ द प्रोजेक्ट यूजिंग लोकल मटीरियल और लेबर? अगर ये लोकल मटीरियल और लेबर्स को यूज़ करेगा तो इससे क्या होगा? इम्पोर्ट जो है वो रिड्यूस होगी और लोकल इकॉनमी कहीं ना कहीं सपोर्ट होगी। थर्ड, इम्पैक्ट क्या आएगा इसका इन्वायरमेंट पे? क्या जो ये प्रोजेक्ट हैं प्रोटेक्ट करेंगे या हार्म करेंगे हमारे नेचर को? इन्वायरमेंट पे क्या असर पड़ेगा? क्या जो प्रोजेक्ट है वो लेस पोल्यूशन वाला है, इको फ्रेंडली सिस्टम है? क्योंकि अगर वो ऐसा है तभी तो वो डिज़ायरेबल है, वरना तो लोग फिर अगर वो नेचर को हार्म कर रहा है देन तो इम्पैक्ट बहुत बुरा है उसका इन्वायरमेंट पे, फिर लोग उसकी तरफ नहीं जाएंगे। फोर्थ, रीजनल डेवलपमेंट। क्या ये प्रोजेक्ट बैकवर्ड और रूरल एरियाज़ के लिए है? क्या ये हेल्प करेगा रीजनल एरियाज़ को ग्रो करने में? ठीक है। सेविंग फॉरेन एक्सचेंज। डज इट रिड्यूस इम्पोर्ट और इंक्रीज एक्सपोर्ट? क्या ये इम्पोर्ट को कम करके एक्सपोर्ट्स को इंक्रीज करेगा? इफ़ येस तो ये नेशनल इकॉनमी के लिए गुड है। क्या ये हमारा प्रोजेक्ट कंट्रीब्यूट करेगा जीडीपी में? क्या ये प्रोजेक्ट कंट्री की इनकम में कुछ इंक्लूड करेगा, ऐड करेगा? जितना हायर कंट्रीब्यूशन होगा उतना ही हाई नेशनल बेनिफिट होगा। नेक्स्ट, इंप्रूविंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। क्या ये लोगों के रहने खाने के तरीके को सुधारेगा, लाइक बेटर ट्रांसपोर्ट, स्कूल, हेल्थ? अगर येस तो ये सोशली बेनिफिशियल है। कमर्शियल वर्सेज नेशनल प्रॉफिटेबिलिटी क्या है? डिफरेंस समझते हैं। व्यू पॉइंट, कमर्शियल प्रॉफिटेबिलिटी होती है, कमर्शियल यानी कि कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देख रहे हैं कि वो चीज़ हमारे लिए फ़ायदेमंद है, हमें करनी चाहिए। पर नेशनल प्रॉफिटेबिलिटी फ्रॉम कंट्री सोसाइटी पॉइंट ऑफ व्यू, कंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी उसको देखना है कि ये प्रोजेक्ट हमारी सोसाइटी, कंट्री के लिए सही है, इन्वायरमेंट के लिए सही है। कमर्शियल तो हो गया, हमने देखा कि कंपनी के लिए सही है क्योंकि ये प्रोजेक्ट से हमें प्रॉफिट आएगा, बट क्या ये हमारी कंट्री या सोसाइटी के लिए सही है? सेकंड, फोकस। कमर्शियल प्रॉफिटेबिलिटी का फोकस किस पे होगा? प्रॉफिट पे, कॉस्ट पे, सेल पे, है ना। बट नेशनल प्रॉफिटेबिलिटी का कि सोशली क्या बेनिफिट मिल रहे हैं, क्या नौकरियां लग रही हैं, कहीं इन्वायरमेंट तो नहीं खराब कर रहा। ठीक है, इसको मेजर किया जाता है प्राइवेट रिटर्न से, ये सोशल रिटर्न पे है। एग्जाम्पल जैसे एक तंबाकू की फैक्ट्री है, वो अर्न कर रही है प्रॉफिट, सोसाइटी गई खड्डे में। और सेकंड, नेशनल प्रॉफिटेबिलिटी बट इट हार्म्स पब्लिक हेल्थ, ये हार्म करेगी पब्लिक की हेल्थ को, नॉट सोशली डिजायरेबल, तो फिर वो सोशली डिजायरेबल नहीं है। तो यहाँ पे सिंपल एग्जांपल भी दी है, जैसे एक प्लास्टिक बैग कंपनी है, वो ह्यूज प्रॉफिट अर्न कर रही है, पर ये उस कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है कि वो कंपनी बहुत अच्छा प्रॉफिट अर्न कर रही है, कमर्शियली बहुत गुड है। बट नेशनल प्रॉफिटेबिलिटी की देखें तो इसकी वजह से पोल्यूशन होगा, क्योंकि प्लास्टिक बैग्स हैं, एनिमल्स मरेंगे, ब्लॉक्स ड्रेन होंगी। सो इट इज़ नॉट नेशनली प्रॉफिटेबल। नेशनली देखा जाए या सोशली देखा जाए तो ये प्रॉफिटेबल नहीं है। सोसाइटी के लिए या नेशनल लेवल पे अगर देखा जाए तो ये कंट्री के लिए प्रॉफिटेबल है ही नहीं, क्योंकि इट हार्म्स द पोल्यूशन, मतलब क्रिएट कर रहा है, पोल्यूशन की वजह बन रहा है। ठीक है। अब ट्रेडिशनल मेथड क्या है फॉर फाइनेंशियल इवैल्यूएशन ऑफ अ प्रोजेक्ट, कि कैसे फाइनेंशियली आप किसी भी प्रोजेक्ट को इवैल्यूएट कर सकते हो, उसके ट्रेडिशनल मेथड्स क्या हैं? ये मेथड्स मेनली फोकस करते हैं प्रॉफिट और मनी के ऊपर। ठीक है, ये चेक करने में मदद करते हैं कि क्या हमारा प्रोजेक्ट एक अच्छी रिटर्न अर्न करेगा या नहीं करेगा। सबसे पहला मेथड है पे बैक पीरियड मेथड। टाइम टेकन, जितना भी टाइम लगता है, जितनी भी हमने इन्वेस्टमेंट की उसको रिकवर करने में कितना टाइम लगेगा, पे बैक कितनी देर में हो जाएगा। जैसे मैंने कोई बिजनेस स्टार्ट किया, उस बिजनेस को स्टार्ट करने में मैंने 10 लाख रुपये लगाए, तो मैं ये चेक करूंगी कि वो 10 लाख रुपए रिकवर होने में मुझे कितना पे बैक पीरियड टाइम लगेगा, कितने साल लगेंगे। फॉर एग्जांपल 5 ईयर्स में मुझे वो रिटर्न आ जाएंगी। ठीक है, जितना कम टाइम लगेगा उतना बेटर प्रोजेक्ट माना जाएगा। सेकंड, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न कितनी है, एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट कितनी है, जितना हायर रेट ऑफ रिटर्न होगा उतना बेटर प्रोजेक्ट है। नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो माइनस जितनी आपने इनिशियल इन्वेस्टमेंट की, अगर तो पॉजिटिव है देन दैट्स मीन आपका प्रोजेक्ट प्रॉफिटेबल है। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न क्या है, द रेट एट विच एनपीवी बिकम जीरो, जो आपका नेट प्रेजेंट वैल्यू है, अगर वो जीरो हो जाती है, हायर आईआरआर इज इक्वल टू आपकी बेटर रिटर्न मानी जाएगी। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, रेशियो ऑफ प्रेजेंट वैल्यू, जो प्रेजेंट वैल्यू की आपकी रेशियो है ऑफ बेनिफिट टू कॉस्ट, अगर आपका प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स ग्रेटर देन 1 है, दैट्स मीन यू हैव अ ग्रेट गुड प्रोजेक्ट। अब वाई आर ट्रेडिशनल मेथड्स को क्यों डेफिशिएंट कंसीडर किया जाता है? ये जो ट्रेडिशनल मेथड्स हैं ये यूज़फुल है बिजनेसेस के लिए, बट हमारे नेशन के लिए इनफ नहीं है। क्यों ये फुल्ली हेल्पफुल नहीं है? क्योंकि ये सिर्फ मनी पे फोकस करते हैं, ये कंसीडर, क्योंकि ट्रेडिशनल मेथड्स की बात हो रही है, ये इन्वायरमेंट, हेल्थ, सोशल वेलफेयर को कंसीडर ही नहीं करते, सोशल कॉस्ट को इग्नोर कर देते हैं। ये अगर जो हमारा प्रोजेक्ट है पोल्यूट कर रहा है एयर और हार्म कर रहा है फॉरेस्ट को, तो दे मेथड स्टिल शो कि ये एक अच्छा है क्योंकि वो प्रॉफिट अर्न कर रहा है। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट को लेकर इसका कोई कंसर्न ही नहीं होता ट्रेडिशनल मेथड्स का, मशीन्स, किसी को नौकरियां नहीं मिल रही, तो पुराने मेथड्स में कोई कंसर्न नहीं है एम्प्लॉयमेंट को लेके। फोर्थ,
डिसरिगार्ड रीजनल बैलेंस, दे डोंट केयर कि अगर जो प्रोजेक्ट है इज इन डेवलप्ड और बैकवर्ड एरिया में हो रहा है, कोई इनको लेना देना नहीं है कि रूरल डेवलपमेंट, रूरल एरियाज़ को भी डेवलप किया जाए। लास्ट, डू नॉट सपोर्ट नेशनल प्रायोरिटी, कुछ प्रोजेक्ट्स प्रॉफिटेबल होते हैं पर वो लाइन पे नहीं होते। नेशनल प्लान्स यानी कि इंडस्ट्रीज, हार्मफुल इंडस्ट्रीज ऐसी बनाई जाती हैं कि नेशनल लेवल पे वो हमारी कंट्री को हार्म कर रही है। और इसी के साथ ये क्वेश्चन किया जाती है कंक्लूजन, और इसी के साथ क्विक रिवीजन टेबल दिया गया है जिसको आप रीड कर सकते हैं, कॉपी पे नोट डाउन कर सकते हैं, विच इज़ हेल्पफुल फॉर यू। तो चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं हमारे क्वेश्चन 4 की। क्वेश्चन 4 में 2 क्वेश्चन हैं। वेंचर अप्रेजल को एक्सप्लेन करना है और एक्सप्लेन द वेरियस फैक्टर्स टू बी कंसीडर अंडर टेक्निकल अप्रेजल ऑफ अ प्रोजेक्ट। पहले बात करते हैं वेंचर अप्रेजल की। वेंचर अप्रेजल मीन्स क्या होता है? चेक एंड एनालाइज करना एक बिजनेस के प्रोजेक्ट या आइडिया को, देखना कि क्या वो बिजनेस को स्टार्ट करना वर्थ है, उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक है, जस्ट लाइक बिफोर बाइंग समथिंग एक्सपेंसिव, हम बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि क्या ये यूज़फुल है, क्या ये ड्यूरेबल है, क्या हम इसको अफोर्ड कर सकते हैं। सेम वे बिफोर स्टार्टिंग अ बिजनेस या प्रोजेक्ट हमें उसको अप्रेज या इवेल्युएट करना चाहिए प्रॉपरली। क्यों वेंचर अप्रेजल बहुत इंपॉर्टेंट है? इससे हम लोग नुकसान या फेलियर्स को अवॉइड कर पाएंगे, ये चेक कर पाएंगे कि प्रोजेक्ट का आइडिया हमारा प्रैक्टिकल है एंड प्रॉफिटेबल है, टू नो कि क्या वो जो हमारा प्रोजेक्ट है वो मार्केट में सर्वाइव कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। ये अंडरस्टैंड करने के लिए कि क्या हमारे पास प्रॉपर रिसोर्सेज, टेक्नोलॉजी, टीम, फाइनेंस अवेलेबल है भी या नहीं, टू गेन इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस एंड टू इंश्योर कि हम लोग लॉन्ग टर्म सक्सेस गेन कर पाएंगे मार्केट में या नहीं। एग्जाम्पल, अगर एक बंदा एक बेकरी शॉप ओपन करना चाहता है तो उसको ये क्वेश्चंस पूछे जाएंगे कि क्या बेकरी आइटम्स की डिमांड है आपके एरिया में, डू आई हैव द राइट मशीन्स एंड स्किल, हाउ मच मनी, कितने पैसों की ज़रूरत होगी, विल पीपल बाय फ्रॉम मी, क्या लोग मुझसे बाय करेंगे। इसी को बोलते हैं वेंचर अप्रेजल, कि इन सब साइड्स को देखना, सोचना कि क्या पॉसिबल है ये चीज़ें, क्या जो मैं डिमांड प्रोडक्ट करने वाला हूँ शुरू, क्या उसकी डिमांड होगी, क्या उसके लिए प्रॉपर मशीन्स मेरे पास अवेलेबल हैं, पैसे हैं, क्या लोग वो चीज़ खरीदेंगे। तो क्वेश्चन पूछना, सोचना। तो मेजर एरियाज क्या है वेंचर अप्रेजल के? पहला, टेक्निकल अप्रेजल, टूल्स, मशीन, लोकेशन क्या सुटेबल है। सेकंड, आपके पास पैसे हैं। फाइनेंशियल अप्रेजल, क्या वो काम करना आपके लिए प्रॉफिटेबल होगा। थर्ड, मार्केट अप्रेजल, क्या उस प्रोडक्ट की मार्केट में डिमांड है। फोर्थ, मैनेजरियल, क्या आपके पास एक अच्छी टीम और लीडरशिप है। और फिफ्थ, इकोनॉमिक एंड सोशल अप्रेजल, इट इज़ गुड फॉर द सोसाइटी और इन्वायरमेंट और नॉट। ठीक है, अब सेकंड टॉपिक की बात करते हैं, टेक्निकल अप्रेजल ऑफ अ प्रोजेक्ट। उसी का पार्ट है टेक्निकली अप्रेजल, टेक्निकल टूल्स वगैरह को चेक करना। ठीक है, टेक्निकल अप्रेजल मीन चेक वेदर द टेक्निकल साइड ऑफ अ प्रोजेक्ट इज साउंड, यानी कि फोकस करना कि हमारे पास मशीन्स, लैंड, मैन पावर, प्रोसेस, रॉ मटेरियल अवेलेबल है। इट्स आंसर द क्वेश्चन कि क्या ये प्रोजेक्ट जो आपका है, क्या ये एक्चुअली बी बिल्ट एंड रन, जो भी आपके पास टेक्नोलॉजी या रिसोर्सेज अवेलेबल है, क्या उसके साथ इसको रन कर पाएंगे हम प्रोजेक्ट को, जो भी चीज़ें आपके पास अवेलेबल है। क्यों टेक्निकल अप्रेजल करना बहुत ज़रूरी है? ताकि हम ये जान पाएँ कि जो भी टेक्नोलॉजी या मशीनरी हमारे पास अवेलेबल है क्या वो सुटेबल है। चेक करने के लिए जो लोकेशन है या लेआउट है वो सही है। इंश्योर करने के लिए कि क्या हमारे पास प्रॉपर प्रोडक्शन की प्लानिंग है। और टेक्निकल फेलियर्स या वेस्टेज को अवॉइड करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए बहुत ज़रूरी है। और इंश्योर करने के लिए कि जो प्रोजेक्ट है हमारा वो टेक्निकली फिजिबल है, सही है। तो कौन से फैक्टर्स को हमें कंसीडर करना चाहिए अगर हमें अपनी कंपनी में प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने से पहले टेक्निकली अप्रेजल करना है? तो पहले तो हम लोकेशन देखेंगे प्रोजेक्ट की, क्या जो हमारा प्रोजेक्ट है वो सुटेबल प्लेस पे लोकेटेड है, क्या लैंड अवेलेबल है उस जगह पे रीजनेबल कॉस्ट पे, इज़ इट नियर द मार्केट, क्या उसके नियर मार्केट रॉ मटेरियल सोर्सेज अवेलेबल हैं, ट्रांसपोर्ट की सुविधा या पावर फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। जैसे अगर आपको कोल्ड स्टोरेज का प्रोजेक्ट करना है नियर फार्म्स, तो आप ये सारी चीज़ें देखोगे कि लोकेशन क्या है उस प्रोजेक्ट की। सेकंड, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, क्या रॉ मटेरियल इजीली आपको वहाँ पे रेगुलरली मिल जाएगा और उसकी क्या कॉस्ट आएगी वहाँ पे। रिलायबल सप्लायर्स आपको मिलेंगे, क्योंकि अगर रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल नहीं होगा तो आपकी प्रोडक्शन रुक जाएगी। थर्ड, टेक्नोलॉजी और प्रोसेस क्या है कि किस टाइप का प्रोडक्शन प्रोसेस को आप यूज़ करोगे। टेक्नोलॉजी जो आपके पास अवेलेबल है क्या वो मॉडर्न है, कॉस्ट इफेक्टिव है, जो टेक्नोलॉजी टेस्टेड है या रिस्की है, मतलब रिस्की नहीं, इज़ द टेक्नोलॉजी टेस्टेड एंड नॉट रिस्की। ठीक है, और जो टेक्नोलॉजी जिसको आप जानते हो हाउ इजीली अवेलेबल है उस जगह पे। ठीक है, तो अगर आप आउटडेटेड मशीनरीज का यूज़ कर रहे हो तो दैट इज़ अ कॉम्प्लिकेटेड टेक्नोलॉजी और फेलियर के चांसेस उतने ही ज़्यादा बढ़ जाएंगे। फोर्थ, प्लांट एंड मशीनरी, क्या मशीन्स की ज़रूरत है, आर दे ईजिली, क्या वो मार्केट में ईजिली अवेलेबल है, कितनी एनर्जी एफिशिएंट है, क्या उनकी लाइफ है, क्या मेंटेनेंस की कॉस्ट है मशीनरी की, क्योंकि अगर रॉन्ग मशीनरीज होंगी तो वो आपका टाइम, पैसा और एनर्जी सब कुछ वेस्ट करेंगी। फिफ्थ, प्रोडक्शन की कैपेसिटी कितनी है, कितना आउटपुट कैन द प्लांट प्रोड्यूस डेली, मंथली या ईयरली, कितना आउटपुट वो निकाल सकता है, क्या उसकी कैपेसिटी इनफ है मार्केट की डिमांड को पूरी करने के लिए। कैन इट बी इंक्रीज लेटर, अगर कल को हमारे प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ जाती है तो क्या हम वो कैपेसिटी इंक्रीज कर सकते हैं। सो ओवर एस्टिमेटिंग कैपेसिटी लीड्स टू लॉस, अंडर एस्टिमेटिंग
क्रिएट्स शॉर्टेज। अगर हम उसको अंडर एस्टिमेट कर देंगे तो शॉर्टेज हो जाएगी, और अगर हम ओवर एस्टिमेट कर देंगे तो जिसकी वजह से हमें लॉस भी हो सकता है। 6, मैन पावर की रिक्वायरमेंट, किस तरह के स्किल्ड या अनस्किल्ड लेबर की हमें ज़रूरत पड़ेगी, क्या ट्रेंड वर्कर्स आजू बाजू में लोग जो रहते हैं वहाँ पे अवेलेबल हैं, व्हाट विल बी दी, क्या उनकी सैलरी होगी, क्या ट्रेनिंग की कॉस्ट होगी। लैक ऑफ स्किल वर्कर्स कहीं ना कहीं पूरे प्रोजेक्ट को आपके डिस्टर्ब कर देंगे। 6, यूटिलिटीज़ एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, आर इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, गैस, कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ वहाँ पे अवेलेबल हैं, इज़ देयर प्रॉपर ड्रेनेज एंड वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम, क्या वहाँ पे प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम है। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर ही पुअर है तो प्रोजेक्ट को बहुत सारे ब्रेकडाउन फेस करने पड़ेंगे रेगुलर बेसिस पे। 8, प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन का शेड्यूल क्या है, व्हाट इज द टाइमलाइन, क्या टाइमलाइन है स्टार्टिंग और कंप्लीटिंग द प्रोजेक्ट का, क्या कोई ऐसे चांसेस हैं कि क्या वो प्रोजेक्ट डिले हो जाएगा, पुअर एक्शन या प्लान या रोड मैप हो सकता है। सो कहीं ना कहीं जितना डिले होता जाएगा आपके प्रोजेक्ट की कॉस्ट इंक्रीज होती जाएगी, जिसकी वजह से आपको इंटरेस्ट फ्रॉम इन्वेस्टर्स में लॉस फेस करना पड़ेगा। सो प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन का क्या शेड्यूल है उसको देखेंगे। 9th, प्लांट लेआउट एंड डिज़ाइन, इज द लेआउट डिज़ाइन, जो आपका लेआउट का डिज़ाइन है इन अ स्मूथ एंड एफिशिएंट वे में है, क्या वहाँ पे प्रॉपर स्पेस फॉर स्टोरेज, मूवमेंट या सेफ्टी के लिए प्रॉपर स्पेस है। अगर आपका लेआउट पुअर है तो उसकी वजह से कन्फ्यूजन तो वेस्टेज भी दोनों ही होने वाली है। एंड द 10th, पोल्यूशन एंड सेफ्टी के स्टैंडर्ड्स, क्या जो प्रोजेक्ट है आपका वो पोल्यूशन क्रिएट करेगा, आर प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल या सेफ्टी सिस्टम आपने प्लान किए हैं। अगर आपका प्रोजेक्ट गवर्नमेंट इन्वायरमेंट लॉज को फॉलो कर रहा है, अगर वो पोल्यूशन नॉर्म्स को फॉलो नहीं कर रहा तो आपको फाइन पे करने पड़ेंगे और डेफिनेटली आपको अपना बिजनेस शट डाउन करना पड़ेगा। पूरे क्वेश्चन की यहाँ पे समरी दी गई है। पहले लोकेशन फैक्टर्स बताए गए, लोकेशन कहाँ पे सुटेबल है, रॉ मटेरियल क्या वहाँ पे अवेलेबल होगा कि नहीं होगा, टेक्नोलॉजी आप कौन सी यूज़ करोगे, मशीनरी जो है ड्यूरेबल है कि नहीं है, कैपेसिटी क्या है, मैन पावर क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या आपको अवेलेबल होगा, शेड्यूल क्या होगा, क्लियर टाइमलाइन, लेआउट डिज़ाइन एफिशिएंट है या पोल्यूशन फ्री है या नहीं है। और इसी के साथ ही क्वेश्चन की आ जाती है कंक्लूजन। बात करते हैं 5th क्वेश्चन की। गाइज यूनिट 1 के ही सिर्फ क्वेश्चन ज़्यादा हैं, यूनिट 2, 3, 4 उसके थोड़े थोड़े 2-3 क्वेश्चन तो मैक्सिमम सबके हैं, बस यूनिट 1 के थोड़े ज़्यादा हैं, 5 क्वेश्चन है, यूनिट 2 के आई थिंक 4 क्वेश्चन है, यूनिट 3 और 4 के तो 3 क्वेश्चन ही हैं। ठीक है, तो कोई इतना भी नहीं है बट ईजी सब्जेक्ट अगर आप समझोगे। 5th क्वेश्चन की बात करते हैं फैक्ट्री लेआउट, और सेकंड व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ कॉस्ट एस्टिमेटिंग लाइफ साइकिल के ऊपर है। ठीक है, तो पहले बात करते हैं फैक्ट्री लेआउट क्या होता है। फैक्ट्री लेआउट का मतलब है प्रॉपर अरेंजमेंट, फैक्ट्री लेआउट प्रॉपरली अरेंज करना मशीन्स, इक्विपमेंट, डिपार्टमेंट, वर्कर्स इन अ फैक्ट्री, ताकि सारा काम वर्क फ्लो स्मूथली चले, इफेक्टिवली चले, एफिशिएंटली सारा वर्क डन हो जाए। अगर आपकी फैक्ट्री का लेआउट अच्छा होगा तो उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, आपका टाइम और एफर्ट बचेंगे, आपकी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होगी, एक्सीडेंट्स और कन्फ्यूजन कम होगी, बेटर सुपरविजन एंड कंट्रोल होगा काम पे, इजीली आप अपनी मशीन्स और यूटिलिटीज़ को मेंटेन कर पाओगे और अपनी स्पेस को प्रॉपरली यूटिलाइज कर पाओगे और वेस्टेज को कहीं ना कहीं अवॉइड कर पाओगे। एग्जांपल है, इमेजिन करो एक किचन है वेयर एवरीवन इज स्कैटर, एवरीथिंग इज स्कैटर, तो आपका टाइम वेस्ट होगा चीज़ों को ढूंढने में, कहाँ मसाले पड़े हैं, कहाँ इंग्रेडिएंट पड़े हैं। बट अगर सब कुछ एकदम प्लान है, ऑर्डर में रखा हुआ है, आपका काम एकदम स्मूथ हो जाएगा, आपको कुछ भी ढूंढना नहीं पड़ेगा। दैट्स हाउ फैक्ट्री लेआउट वर्क्स, ऐसे ही फैक्ट्री लेआउट वर्क करता है, वो पूरा प्लान करके देता है। फैक्ट्री लेआउट की क्या टाइप्स हैं, प्रोडक्ट लेआउट, मशीन्स को अरेंज किया जाता है बेस्ड ऑन द सीक्वेंस, कि किस सीक्वेंस के बेस पे ऑपरेशंस होंगे, यूज इन द मास प्रोडक्शन, लाइक असेंबली लाइन में लगा देते हैं कि पहले ये मशीन यूज होगी, फिर ये उसको असेंबल अरेंज कर देते हैं प्रोडक्ट लेआउट के अकॉर्डिंग। सेकंड, प्रोसेस लेआउट के अकॉर्डिंग, सिमिलर मशीन्स को ग्रुप कर देती है टुगेदर जो भी प्रोडक्ट वेरी करेंगे। थर्ड, फिक्स पोजीशन लेआउट, प्रोडक्ट स्टे करेगा वन प्लेस पे, मटेरियल लेबर कम टू इट उसको यूज़ करेगी, यूज़ फॉर बिग प्रोजेक्ट्स लाइक शिप बिल्डिंग के लिए इसका यूज़ होता है। फोर्थ, कॉम्बिनेशन लेआउट, मिक्स ऑफ 2 और मोर टाइप अबव बेस्ड ऑन द नीड्स, 2 और मोर टाइप्स का यूज़ किया जाएगा, जो भी ऊपर वाली तीनों है उनमें से 2 या 2 से ज़्यादा का यूज़ करके कॉम्बिनेशन लेआउट आएगा। अब टाइप्स क्या है कॉस्ट एस्टिमेटिंग के इन अ प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल, कॉस्ट को कैसे एस्टिमेट कर सकते हैं एक प्रोजेक्ट के पूरे लाइफ साइकिल में या एक्यूरेसी लेवल में। पहले कॉस्ट एस्टिमेटिंग क्या होती है, कॉस्ट एस्टिमेट मींस कैलकुलेट करना कि हाउ मच मनी हमको ज़रूरत पड़ेगी प्रोजेक्ट के दौरान डिफरेंट फेजेस ऑफ इट्स लाइफ। तो कॉस्ट को कैसे एस्टिमेट कर सकते हो बेस्ड ऑन द प्रोजेक्ट। पहली होती है प्रोडक्ट की कोई भी अर्ली स्टेज, जहाँ पे आपको उसका ऑर्डर्स ऑफ मैग्नीट्यूड एस्टिमेट करना होता है, एक्यूरेसी लेवल इसकी 30% से 50% होती है, वेरी रफ। सेकेंड आती है कंसेप्चुअल स्टेज, प्रिलिमिनरी एस्टिमेट, यहाँ पे 15% to 30% होती है, ये लर्न प्रोसेस है, इसमें कुछ समझाने वाला नहीं है, इसमें आपकी एक्यूरेसी लेवल थोड़ी बेटर हो जाती है। थर्ड आती है उसकी डिजाइनिंग स्टेज, डेफिनेटिव एस्टिमेट, यहाँ पे 5% to 15% मोर एक्यूरेट हो जाता है। और फाइनल स्टेज आती है जहाँ पे आप डिटेल एस्टिमेट करते हो, 1% to 5% हाईली एक्यूरेट स्टेज। एग्जाम्पल, जैसे आप प्लानिंग कर रहे हो वेडिंग की, इन द बिगिनिंग आप सिर्फ गेस करोगे कि रफली इतनी कॉस्ट आएगी, लेटर आप वेंडर्स को बुक करोगे, कोटेशंस को देखोगे, आपका बजट क्लियर
एंड मोर एग्जैक्ट होता जाएगा धीरे धीरे। वैसे ही इसकी ये स्टेजेस हैं। अर्ली स्टेज मतलब वेरी रफली आप उसको प्लान करोगे, फिर कंसेप्चुअल में थोड़ा बेटर हो जाएगा, डिज़ाइन स्टेज में और एक्यूरेट हो जाएगा, और फाइनल स्टेज में हाईली एक्यूरेट हो जाएगा। अब मेथड्स क्या है? मेथड्स ऑफ रिसोर्स एलोकेशन इन अ प्रोजेक्ट। रिसोर्स एलोकेशन का क्या मतलब होता है कि गिविंग द राइट रिसोर्सेज टू ईच टास्क इन द प्रोजेक्ट। लाइक हर टास्क में राइट रिसोर्सेज अवेलेबल करवाना मीन्स रिसोर्स एलोकेशन। इसके मेथड्स क्या हैं? पहला मेथड है मैनुअल एलोकेशन। प्रोजेक्ट मैनेजर असाइन कर देगा रिसोर्सेज को उसकी नॉलेज के अकॉर्डिंग, मैनुअली एलोकेट कर देगा। सेकंड क्रिटिकल पाथ मेथड यानी कि फोकस करेगा टास्क के ऊपर, दैट मस्ट बी कंप्लीटेड ऑन टाइम, जिसको टाइम पे कंप्लीट होना है उसके अकॉर्डिंग एलोकेशन करेगा। थर्ड प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक यूज व्हेन देयर इज अनसर्टेनिटी इन टास्क टाइम। जब पे अनसर्टेनिटी होगी टास्क के टाइम में तब इसको यूज करेंगे। फोर्थ सॉफ्टवेयर के बेस पे एलोकेशन होगी। टूल्स लाइक MS प्रोजेक्ट या प्राइमावेरा हेल्प करेंगे, ऑटोमेटिक एंड ऑप्टिमाइज कर देंगे रिसोर्स की एलोकेशन को। फिफ्थ रिसोर्स लेवलिंग, एडजस्ट करना प्रोजेक्ट के शेड्यूल को अगर रिसोर्सेज ओवर यूज्ड है। सिक्स प्रायोरिटी बेस्ड एलोकेशन, इंपॉर्टेंट टास्क को पहले रिसोर्सेज देना, उसके बाद प्रायोरिटी के बेस पे एलोकेशन करना। अब प्रोजेक्ट शुड बी फॉर्मुलेट प्राइमरली टू मीट द नीड्स ऑफ द कस्टमर। प्रोजेक्ट को फॉर्मुलेट करना प्राइमरली ताकि कस्टमर की नीड्स को हम लोग पूरा कर पाए। मेन पर्पस क्या होता है किसी भी प्रोजेक्ट का कि हमने कस्टमर को सेटिस्फाई करना है। अगर जो हमारा प्रोजेक्ट है, सर्विसेज है, वो कस्टमर की डिमांड को ही नहीं फुलफिल कर पाया तो वो हमारा प्रोजेक्ट ही फेल है। नो मैटर कि कितनी परफेक्टली हमने उसको प्लान किया या एग्जीक्यूट किया, अगर हमारा कस्टमर उससे सेटिस्फाई नहीं हुआ देन द प्रोजेक्ट इज फेल। ठीक है। वाई इज कस्टमर फोकस इंपॉर्टेंट? कस्टमर पे फोकस करना क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि मार्केट की सक्सेस के चांसेस कस्टमर ही बढ़ाएगा। हेल्प डिजाइन अ यूजफुल एंड रेलिवेंट प्रोडक्ट, वही आपको मदद करेगा कि कैसे आप एक यूजफुल और उसके काम का प्रोडक्ट डिजाइन कर पाओगे। इससे आप अट्रैक्ट कर पाओगे रिपीट बायर्स को और उनकी लॉयल्टी को। इंश्योर करेगा कि कस्टमर से आपको बेटर रिटर्न आएगी क्योंकि आपका फोकस है कि कस्टमर क्या डिमांड कर रहा है। और रिड्यूस द चांस ऑफ फेलियर्स, डेफिनेटली चांसेस फेलियर के कम हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल इफ अ मोबाइल कंपनी मेक अ फोन विद फीचर्स पीपल डोंट नीड, जिन फीचर्स की कस्टमर को ज़रूरत ही नहीं है, अगर कोई मोबाइल कंपनी फ़ोन में वो फीचर देगी तो कोई भी बंदा उस फ़ोन को क्यों खरीदेगा? वो कोई भी फ़ोन सेल ही नहीं होगा। बट अगर वो सुनेगी कस्टमर को कि कस्टमर क्या चाहता है, अच्छी बैटरी चाहता है, कैमरा क्वालिटी चाहता है, कम प्राइस चाहता है, तो डेफिनेटली फ़ोन मार्केट में दौड़ेगा, सब लोग उसको खरीदेंगे। ठीक है। सेम गोज़ फॉर एनी प्रोजेक्ट, सेम चीज़ सभी प्रोजेक्ट्स पे लागू होती है। अगर आप कस्टमर पे फोकस करोगे तो कस्टमर आपके प्रोडक्ट को यहाँ से टॉप पे पहुँचाने का हुनर रखता है। सो इंपॉर्टेंस क्या है अगर आप मार्केट एनालिसिस करते हो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में? पहले तो मार्केट एनालिसिस क्या है? मार्केट एनालिसिस मीन डिमांड स्टडी करना कि मार्केट में क्या डिमांड है, क्या आपके कॉम्पिटिटर्स हैं, क्या प्राइस का ट्रेंड चल रहा है, क्या कस्टमर का बिहेवियर है। किसी भी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने से पहले यू हैव टू डू मार्केट एनालिसिस। इंपॉर्टेंस क्या है इसमें? आप चेक, क्योंकि आप मार्केट एनालिसिस कर रहे हो तो इंपॉर्टेंस क्या होंगे? आप चेक कर पाओगे कि क्या उस प्रोडक्ट की मार्केट में रियल डिमांड है, आपको प्राइस डिसाइड करने में मदद करेगा। आइडेंटिफाई कर पाओगे कि आपके टारगेट कस्टमर्स कौन है और उनकी ज़रूरतें क्या हैं। अलर्ट करेगा आपको एग्जिस्टिंग कॉम्पिटिटर्स के बारे में कि ये आपके एग्जिस्टिंग कॉम्पिटिटर्स हैं। मार्केट की स्ट्रेटेजी बनाने में आपकी मदद करेगा। इंश्योर करेगा कि जो प्रोजेक्ट है कस्टमर ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल हो। एग्जाम्पल क्या है इसकी? स्टार्टिंग अ बिजनेस विदाउट मार्केट रिसर्च, लाइक आप एक डिश कुक कर रहे हो बिना ये जाने कि लोग उसको खाना चाहते हैं या नहीं। ठीक है। तो ये तो वेस्ट हो गई ना, क्योंकि कोई उसको खाना अगर पसंद ही नहीं करेगा तो वो आपकी वेस्ट जाएगी। तो इसी तरीके से आपको बिजनेस स्टार्ट करने से पहले प्रॉपरली रिसर्च करनी है कि क्या लोगों को उसकी ज़रूरत है भी कि नहीं। तो इंपॉर्टेंट फेजेस क्या है किसी भी प्रोजेक्ट के लाइफ साइकिल के? प्रोजेक्ट के लाइफ साइकिल में क्या होता है? फ्रॉम बर्थ, जन्म से लेके मरण तक सारा आपने किसी भी प्रोजेक्ट का बताना है। पहला आता है इनिटिएशन फेज, यहाँ पे आपको आइडिया आता है प्रोजेक्ट का। फिजिबिलिटी एंड बेसिक प्लानिंग आप उसमें डन करते हो, चेक करते हो कि क्या वो आपका जो प्लान है या प्रोजेक्ट है वो प्रैक्टिकली पॉसिबल है। स्टेक होल्डर्स आइडेंटिफाई करते हैं। सेकंड आता है प्लानिंग फेज, गोल्स, टाइमलाइन, रिसोर्सेज आप डिसाइड करते हो, बजट कितना होगा, कितना हम रिस्क ले सकते हैं, प्लानिंग सब करते हो। डिटेल ब्लूप्रिंट को क्रिएट किया जाता है। थर्ड आता है एग्जीक्यूशन फेज, एक्चुअल वर्क स्टार्ट होता है, टीम उस टास्क को परफॉर्म करना शुरू करती है, मॉनिटर किया जाता है प्रोग्रेस को। फोर्थ मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग फेज, कंटिन्यूसली चेकिंग होती रहती है क्वालिटी, टाइम एंड कॉस्ट की। अगर कोई भी मिस्टेक होती है तो उसके लिए करेक्टिव एक्शंस लिए जाते हैं, रिपोर्ट्स प्रिपेयर की जाती है स्टेक होल्डर्स के लिए। फिफ्थ क्लोजर फेज, जब प्रोजेक्ट हमारा कंप्लीट हो जाता है, फाइनल प्रोडक्ट डिलीवर, इवैल्यूएशन एंड लेसन्स लर्न किए जाते हैं और उसको रिकॉर्ड किया जाता है ताकि हम नेक्स्ट टाइम उसको सुधार सकें। तो गाइज यहाँ पे देखिए बिल्कुल सिंपल एग्जांपल दी है अबाउट अ मैरिज। आप कोई भी अपने तरीके से लिख सकते हैं एग्जांपल, जो भी आपको सफिशिएंट लगती है। ठीक है। एग्जांपल आप लोग रीड कर लीजिएगा। इसके
बाद इस क्वेश्चन की दी गई है यहाँ पे फाइनल समरी, आप जिससे रिवाइज कर सकते हैं, फैक्ट्री लेआउट, कॉस्ट एस्टिमेशन सारी, इसको आप कॉपी पे लिख लेंगे ना शॉर्ट मैनर में, आपको इजीली क्लियर हो जाएगा कि क्वेश्चन में है क्या। अब बात करते हैं हमारे यूनिट 2 की। सबसे पहला क्वेश्चन एंड ईजीएस्ट क्वेश्चन, डिमांड फोरकास्टिंग क्या होती है। अब अभी फाइनल ईयर में आके अगर आपको ये नहीं पता डिमांड फोरकास्टिंग क्या होती है, फ्यूचर के बारे में आप एस्टिमेट लगा रहे हो कि फ्यूचर में अगर मैं कोई आज प्रोडक्ट क्रिएट कर रहा हूँ तो इस प्रोडक्ट की फ्यूचर में क्या डिमांड होगी, उसको आप फोरकास्ट कर रहे हो। ये क्वेश्चन पिछले 2 सालों से आ रहा है डिमांड फोरकास्टिंग का। तो इस क्वेश्चन के अंदर बेसिकली हम डिमांड फोरकास्टिंग का मीनिंग, टाइप, टेक्निक्स और इंपॉर्टेंस करेंगे। डिमांड फोरकास्टिंग मीन्स एस्टिमेट द फ्यूचर डिमांड, कि फ्यूचर में प्रोडक्ट या सर्विस की क्या डिमांड होएगी इन नियर और डिस्टेंट फ्यूचर। ये हेल्प करेगा कंपनी को ये जानने में कि हाउ मच, कितना आपको प्रोड्यूस करना है, कितना आपको स्टॉक में रखना है, कितने रिसोर्सेज को, हाउ टू प्लान रिसोर्सेज लाइक लेबर, ठीक है, रॉ मटेरियल, मनी। तो सिंपल एग्जांपल दी गई, सपोज करें कि आपने एक शॉप खरीदी दैट सेल्स वुलन क्लोथ। तो जैसे ही सर्दियाँ आने वाली होंगी आप ट्राई करोगे गैस करने के कि कितने स्वेटर्स की लोग बाय करेंगे इस साल। तो बेस्ड ऑन द लास्ट ईयर की सेल्स के अकॉर्डिंग आप एस्टिमेट लगाओगे कि इस साल भी इतने स्वेटर्स बिक जाएंगे। सो दैट इज़ द डिमांड फोरकास्टिंग, कि आप एस्टिमेट कर रहे हो पिछली सेल्स के अकॉर्डिंग कि इस साल भी इतनी सेल्स तो हमारी होगी। टाइप्स ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग क्या होते हैं, सबसे पहली टाइप्स आती है शॉर्ट टर्म डिमांड फोरकास्टिंग, छोटे समय के लिए आप अंदाजा लगा रहे हो, लाइक पीरियड 3 से 3 महीने से लेकर 12 महीने तक। इसका यूज़ क्या होता है, इसमें आप प्रोडक्शन शेड्यूल कर सकते हो, इन्वेंट्री कंट्रोल कर सकते हो, स्टाफिंग देख सकते हो। जैसे एक बेकरी है, वो फोरकास्ट कर रही है कि कितने जो केक्स हैं उसको बनाने पड़ेंगे ड्यूरिंग द फेस्टिव सीजन, तो वो फोरकास्ट करिए कि इतने केक्स की ज़रूरत मुझे पड़ सकती है। सेकंड टाइप आता है लॉन्ग टर्म डिमांड फोरकास्टिंग, यानी कि 1 to लेके 5 ईयर्स तक की आप एस्टिमेट लगा रहे हो, ठीक है, फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, या अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना है या टेक्नोलॉजी अपडेट करने के बारे में। जैसे कि कार कंपनी फोरकास्ट कर रही है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की डिमांड अगले 5 सालों में बढ़ने वाली है। थर्ड, एक्टिव डिमांड फोरकास्टिंग, यूज्ड व्हेन द कंपनी प्लान टू चेंज स्ट्रेटजीज लाइक लॉन्चिंग एड्स या ओपनिंग न्यू जो स्टोर्स है। सो इसका कंसीडर किया जाता है द इम्पैक्ट ऑफ मार्केटिंग एफर्ट्स कितने हैं, एक्टिव डिमांड कितनी है, एक्टिवली डिमांड को फोकस करना कि एक्टिव डिमांड कितनी चल रही है। नेक्स्ट आती है पैसिव डिमांड फोकस करना, हिस्टोरिकल डाटा के ऊपर बेस्ड होता है, स्टेबल इन्वायरमेंट्स में इसको यूज़ किया जाता है, कोई चेंजेस को अज्यूम नहीं किया जाता ट्रेंड्स और स्ट्रेटजीज में। नेक्स्ट आती है माइक्रो लेवल फोरकास्टिंग, माइक्रो लेवल यानी कि किसी भी स्पेसिफिक प्रोडक्ट, ब्रांड या स्टोर के ऊपर आप फोरकास्ट कर रहे हो। उसके बाद माइक्रो, नेक्स्ट आती है मैक्रो लेवल फोरकास्टिंग, फोरकास्टिंग इंडस्ट्री वाइड डिमांड, पूरी इंडस्ट्री वाइड में डिमांड या नेशनल इकोनॉमिक डिमांड कितनी है। मैक्रो यानी कि बहुत बड़े लेवल पे, माइक्रो यानी कि छोटे से टाइनी लेवल पे, यानी कि स्पेसिफिक किसी एक चीज़ के ऊपर, ठीक है। टेक्निक्स क्या है डिमांड फोरकास्टिंग की, क्वालिटेटिव टेक्निक्स होती हैं, 2 तरह की टेक्निक्स होती हैं, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव में हम लोग न्यूमेरिकल डाटा अवेलेबल नहीं होता है, यूज्ड व्हेन न्यूमेरिकल डाटा इज़ नॉट अवेलेबल। तो क्वालिटेटिव में हम लोग इंसानों के ओपिनियंस देखते हैं कि लोगों का क्या नज़रिया है, ह्यूमंस का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास न्यूमेरिकल डाटा अवेलेबल नहीं होता है। बट इसी के ऑपोजिट जो इसकी सेकंड क्वांटिटेटिव टेक्निक आएगी, ये क्वालिटेटिव है। क्वांटिटेटिव में हम लोग पास्ट डाटा के बेस पे उसको चेक करेंगे। क्वालिटेटिव में हम लोग एक्सपर्ट्स का ओपिनियन देखेंगे, एक्सपर्ट्स और एक्सपीरियंस्ड मैनेजर्स गिव देयर ओपिनियन। एग्जांपल, एक पैनल ऑफ डॉक्टर है, वो अपने ओपिनियन दे रहा है फ्यूचर में मेडिसिन की क्या डिमांड होगी। डेल्फी मेथड, ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स या कंसल्टेंट अगेन एंड अगेन अंटिल अ कॉमन ओपिनियन, जब तक नहीं आ जाता, ठीक है। थर्ड, मार्केट रिसर्च करेंगे, सर्वे, क्वेश्चन, इंटरव्यूज कंडक्ट करेंगे, तो उससे हमें पता चल जाएगा। सेकंड आती है क्वांटिटेटिव टेक्निक, यानी कि इसमें हमारे पास पास्ट का डाटा अवेलेबल होता है, तो हम लोग डिमांड को मेजर कर सकते हैं नंबर्स में, ठीक है। सबसे पहले आता है ट्रेंड प्रोजेक्शन मेथड, पास्ट सेल को हम स्टडी करेंगे ताकि हम ट्रेंड को फाइंड आउट कर पाएं। दिस ट्रेंड इज यूज्ड टू फोरकास्ट कि फ्यूचर में हमारी कितनी सेल्स होगी। एग्जांपल, अगर एक कंपनी 1000 यूनिट्स को लास्ट ईयर सेल कर रही है तो 1200 दिस ईयर इट में सेल, तो 1400 नेक्स्ट ईयर वो सेल कर देगी। तो हम लोग ये फोकस कर रहे हैं पुराने हमारे रिकॉर्ड्स के बेसिस पे कि 1000 हुए, 1200 हुए, तो अगले साल 1400 तो हो ही सकते हैं, ठीक है। सेकंड, मूविंग एवरेज मेथड, एवरेज सेल ऑफ द पास्ट ईयर्स को कैलकुलेट करते हैं ताकि हम फ्यूचर की डिमांड को प्रिडिक्ट कर पाएं। थर्ड, एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग, मोर वेट इज गिवन टू रिसेंट डाटा देन ओल्ड डाटा, हेल्प इन एडजस्टिंग टू क्विक मार्केट चेंज, हमें हेल्प करता है क्विक मार्केट में जो भी चेंजेस आते हैं उसको एडजस्ट करने में। रिग्रेशन एनालिसिस करने में मदद करता है। रिलेशनशिप फाउंड करता है बिटवीन डिमांड एंड अदर फैक्टर्स लाइक इनकम, प्राइस एंड सीजन। आइसक्रीम की डिमांड कब बढ़ती है, जब टेम्परेचर बढ़ता है, गर्मियाँ आती हैं, तभी लोग आइसक्रीम खरीदते हैं। तो रिग्रेशन को एनालिसिस करता है कि कब डिमांड होगी। इंपॉर्टेंस क्या है डिमांड फोरकास्टिंग की, डिमांड फोरकास्टिंग कोई ऑप्शन नहीं है। डिमांड फोरकास्टिंग इज नॉट एन ऑप्शन बट अ कंपल्शन इन टूडेज कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट। इसका मतलब क्या है कि टूडेज फास्ट एंड कॉम्पिटिटिव बिजनेस वर्ल्ड, गैस वर्क सिर्फ इनफ नहीं है, कंपनीज को फोरकास्ट भी करना पड़ेगा डिमांड को मार्केट में सर्वाइव और ग्रो करने के लिए, ठीक है। सिर्फ ये तुक्का लगा लेना कि इतना हो जाएगा, इतना हो जाएगा, नो, यू हैव टू कैलकुलेट प्रॉपरली अपने डाटा को एनालाइज करो, फोकस करो कि ये नहीं ये होगा, ठीक है।
तो इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? पहली है, अगर आप डिमांड फोकस करते हो तो यू हैव टू, आपकी प्लानिंग अच्छी हो जाएगी, आपकी हेल्प करेगी प्लानिंग करने में, प्रोडक्शन, सेल, इन्वेंट्री आप सब मैनेज कर पाओगे। सेकंड, आपकी कॉस्ट कंट्रोल होगी, अननेसेसरी आपको स्टोर नहीं करना पड़ेगा, लेबर, रॉ मटेरियल कॉस्ट सब कुछ रिड्यूस हो जाएगा। थर्ड, आपका कस्टमर सेटिस्फाई होगा, आपने अगर डिमांड फोकस कर रखी है, आपके पास कभी भी शॉर्टेज नहीं होगी सामान की, इफेक्टिवली अच्छे से आपके रिसोर्सेज का यूज़ हो पाएगा, आपको गोल सेट करने में मदद करेगा, फाइनेंशियल प्लानिंग में आपको सपोर्ट मिलेगी, फेसिंग कंपटीशन उसमें मदद करेगा, वर्ल्ड लेवल पे आप कंपटीशन क्योंकि बहुत टफ है, तो डिमांड फोरकास्टिंग आपको मदद करेगा क्विक डिसीजंस लेने में और आप अपने कॉम्पिटिटर से एक कदम आगे रह पाओगे। न्यू प्रोडक्ट लॉन्च में आपको डिमांड फोरकास्टिंग बहुत मदद करेगी। और इसी के साथ क्वेश्चन किया जाती है कंक्लूजन। बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की कि मार्केट सर्वे क्या होता है, ये कैसे करते हैं, वेरियस सोर्सेज क्या है मार्केट डाटा को जिससे हम लोग कलेक्ट करते हैं। तो मार्केट सर्वे क्या होता है ये तो आपको अच्छे से पता है, 2024 का क्वेश्चन आया था। मार्केट सर्वे इज अ प्रोसेस जिसमें हम इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं कि क्या हमारा कस्टमर है, कितना कॉम्पिटिटर है, क्या ओवरऑल मार्केट है। ये हमें हेल्प करता है बिजनेसेस की कि अंडरस्टैंड करने के लिए कि लोग क्या चाहते हैं, हाउ मच दे आर रेडी टू पे, हु आर द हमारे कॉम्पिटिटर्स कौन है और मार्केट का ट्रेंड क्या है। सिंपल एग्जांपल अगर देखें, इमेजिन यू वांट टू स्टार्ट अ लेमन स्टॉल। बिफोर स्टार्टिंग आप लोगों से पूछोगे क्या उनको ये लेमनेड पसंद है, हाउ मच, वो कितना इसके लिए पे करते हैं पीने के लिए इसको, इफ़ देयर आर एनी लेमन स्टॉल नियर बाय। सो ये बिल्कुल सिंपल है कि मार्केट सर्वे आप कर रहे हो कि क्या उस बिजनेस की डिमांड है। जैसे आज के टाइम पे गन्ने का जूस चल रहा है, आप सबको पता है, इससे अच्छी एग्जांपल नहीं है, ठीक है। अब कैसे मार्केट सर्वे किया जाता है, पहले अपने ऑब्जेक्टिव को डिफाइन करो कि क्या इन्फॉर्मेशन आप मार्केट में जाके ढूंढना चाहते हो। यू वांट टू नो कस्टमर प्रेफरेंसेस, प्राइस, कितना वो पे करना चाहते हैं। देन सेकंड स्टेप, प्लान करो सर्वे को, डिसाइड करो कि कैसे आप उस इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करोगे, क्वेश्चनरीज के थ्रू, इंटरव्यू, ऑनलाइन फॉर्म्स के थ्रू। चूज करो किसको आप पूछोगे, कौन सा एज ग्रुप, एरिया, कस्टमर या नॉन कस्टमर, किससे पूछोगे। थर्ड, क्वेश्चंस को प्रिपेयर करो, क्वेश्चंस हमेशा सिंपल और क्लियर होने चाहिए। कंफ्यूजन या लीडिंग क्वेश्चंस को आपने अवॉइड करना है। सिंपल क्वेश्चंस पूछना है, डू यू लाइक लेमनेड, हाउ मच वुड यू पे फॉर अ ग्लास। सिंपल क्वेश्चंस पूछने हैं जो सामने वाले को इजीली समझ आए। फोर्थ, डाटा को कलेक्ट करना है, आस्क क्वेश्चंस बाय विजिटिंग पीपल, कॉल करके, सेंड ऑनलाइन सर्वे और उन आंसर्स को केयरफुली रिकॉर्ड करना है। फिफ्थ, डाटा को एनालाइज करो, आंसर्स को स्टडी करो और एक यूजफुल इंफॉर्मेशन को फाइंड आउट करो कि एग्जांपल जैसे इफ मोस्ट पीपल वॉन्ट लेमनेड एट 20 रुपीज दैट बिकम योर प्राइस, तो वही प्राइस आप रख दोगे। सिक्स, उसी के अकॉर्डिंग डिसीजन लो, इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग डिसाइड करो कि आपको कौन सा प्रोडक्ट बनाना है, कैसे उसको सेल करना है और किस प्राइस पे सेल करना है। सोर्सेज क्या है मार्केट डाटा के, किस सोर्सेज के थ्रू आप मार्केट डाटा को कलेक्ट कर सकते हो फॉर प्रोजेक्ट प्लानर। प्रोजेक्ट प्लानर गैदर market data from main two sources. First one is primary data. This is the new data collected directly from the specific purpose of a project. Methods to collect primary data, पहले आप पर्सनल इंटरव्यू कर सकते हो, फेस टू फेस कस्टमर से बात कर सकते हो, ठीक है। सेकंड, आप क्वेश्चनरी और सर्वे रख सकते हो, रिटर्न और ऑनलाइन फॉर्म्स विद क्वेश्चंस रख सकते हो। थर्ड, आप ऑब्जर्व कर सकते हो कस्टमर्स को कि कैसे वो बिहेव करते हैं विदाउट आस्किंग। फोर्थ, आप फोकस ग्रुप डिस्कशन विद सिलेक्टेड पीपल रख सकते हो जिससे आप अंडरस्टैंड कर पाओगे कि क्या लोगों के ओपिनियन और आइडियाज़ है। सेकेंडरी डाटा ये ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डाटा होता है जिसको किसी ने कलेक्ट किया होता है अपने प्रोजेक्ट के लिए, जैसे कि गवर्नमेंट रिपोर्ट्स या पब्लिकेशन, ठीक है। आप इनको देख सकते हो, इकोनॉमिक सर्विस को। सेकंड, इंडस्ट्री रिपोर्ट्स पब्लिश बाय ट्रेड एसोसिएटेड या रिसर्च फर्म्स ने की होती हैं। थर्ड, कंपनी के रिकॉर्ड्स दे सकते हो, पास सेल डाटा, कस्टमर का फीडबैक की क्या रिपोर्ट है। फोर्थ, इंटरनेट या ऑनलाइन डाटाबेस देख सकते हो, वेबसाइट, ऑनलाइन मार्केट रिपोर्ट्स, न्यूज़ आर्टिकल्स, काफ़ी कुछ अवेलेबल होता है। फिफ्थ, लाइब्रेरीज और जर्नल्स चेक कर सकते हो, बुक्स, मैगजीन, बिजनेस जो ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, ठीक है। कॉम्पिटिटर इन्फॉर्मेशन चेक कर सकते हो, क्या प्राइस लिस्ट है, एडवर्टाइजमेंट क्या कर रहा है वो बंदा, प्रोडक्ट की क्या कैटलॉग है। अब मार्केट सर्वे की इंपॉर्टेंस क्या है, अगर आप मार्केट सर्वे करते हो इज लाइक टॉकिंग टू योर कस्टमर। मतलब कोई भी डिसीजन लेने से पहले आप अपने कस्टमर से बात कर रहे हो, ठीक है। ये आपको हेल्प करने में, अंडरस्टैंड करने में मदद करेगा कि वट कस्टमर वांट और आप गलतियों को अवॉइड करेगा। विदाउट मार्केट सर्वे आप अपने पैसे स्पेंड करते जाओगे और किसी को वो प्रोडक्ट चाहिए ही नहीं। तो अगर आप मार्केट सर्वे करोगे इससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, आप अच्छे से प्लानिंग कर पाओगे, आपको एक आइडिया देगा कि आपके कॉम्पिटिटर की क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेसेस है, आपको पता चलेगा। आप प्राइस डिसाइड करने में मदद करेगा, क्या प्लेस कहाँ प्रमोट करना है अपने प्रोडक्ट को। इससे आपका टाइम, पैसे सेव होंगे और आप लंबे समय तक कोई भी गलत डिसीजन को मतलब लंबे समय तक आपका बिजनेस चलेगा और आप गलतियां करने से छूटोगे या बाज आ जाओगे, गलतियां कम करोगे। और इसी के साथ क्वेश्चन किया जाती है कंक्लूजन। समरी में दिया गया मार्केट सर्वे क्या होता है, कैसे करते हैं, सोर्सेज क्या है और इंपॉर्टेंस क्या है। बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की, व्हाट डू यू मीन बाय मार्केट अप्रेजल क्या होता है। मार्केट अप्रेजल का मतलब होता है फाइंड आउट द वैल्यू। मार्केट अप्रेजल का मतलब होता है फाइंड आउट द वैल्यू या प्राइस ऑफ समथिंग इन द मार्केट। वैल्यू या प्राइस को फाइंड आउट करना, यह हेल्प करता है बिजनेसेस और पीपल की अंडरस्टैंड करने के लिए कि हाउ मच समथिंग इज वर्थ
अगर किसी प्रोडक्ट को मार्केट में सेल करना चाहते हैं, कोई भी प्रोडक्ट, प्रॉपर्टी या सर्विस कुछ भी है, तो उसकी मार्केट में क्या वर्थ है, क्या प्राइस है, दैट इज़ अ मार्केट अप्रेजल। थिंक ऑफ इट लाइक दिस, इफ़ यू वांट टू सेल योर बाइसाइकिल, तो आप चेक करोगे कि हाउ मच अदर सिमिलर बाइसाइकिल्स आर सेलिंग फॉर इन योर एरिया, कि अदर्स बाइसाइकिल कितने में सेल हो रही हैं। दिस चेकिंग, ये जो चेक आप करोगे कि बाइसाइकिल्स का क्या रेट चल रहा है, दैट इज़ अ मार्केट अप्रेजल। ये आपको हेल्प करेगा एक स्मार्ट डिसीजन लेने में, ताकि आप अपने जो सेल करना चाहते हो आप उसको सस्ते में ना सेल कर दो। आपको जब मार्केट का प्राइस पता होगा तो आप उतने पैसों की डिमांड कर सकते हो। क्यों ये इंपॉर्टेंट है? ये सेलर्स को सही प्राइस सेट करने में मदद करता है। ये हेल्प करता है बायर्स को पता करने में कि फेयर प्राइस यही है। ये हेल्प करता है बिजनेसेस को अंडरस्टैंड करने के लिए कि क्या डिमांड है और उसकी कितनी सप्लाई अवेलेबल है। ये हेल्प करता है इन्वेस्टर्स को वाइजली डिसाइड करने में, मेक वाइज चॉइसेस। ये प्रिवेंट करता है लॉसेस को और रॉन्ग प्राइसेस को। अब कैसे मार्केट अप्रेजल डन होता है? टू डू अ मार्केट अप्रेजल आपको डाटा की ज़रूरत होती है, और द बेटर द डाटा द बेटर द अप्रेजल। जितना अच्छा डाटा होगा उतना अच्छा आपका अप्रेजल होगा। तो डाटा के सोर्सेज बताए गए हैं, वेरियस डाटा के सोर्सेज हैं मार्केट अप्रेजल के लिए। सबसे पहले है प्राइमरी डाटा, फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन। ये इंफॉर्मेशन आप डायरेक्टली बाय पर्सन के थ्रू कलेक्ट करते हो या कंपनी डूइंग द अप्रेजल। इट्स अ फ्रेश एंड एक्यूरेट, क्योंकि आप इसको खुद कलेक्ट करते हो थ्रू सर्वेज, जैसे कि हमने ऊपर देखा, थ्रू सर्वेज, इंटरव्यूज, ऑब्जर्व, टेस्ट मार्किंग, इनके थ्रू आप खुद प्राइमरी डाटा कलेक्ट करते हो। हमने ऊपर वाले क्वेश्चन से भी किया था। सेकेंडरी डाटा ये ऑलरेडी एलोकेटेड इन्फॉर्मेशन होती है, यानी कि गवर्नमेंट की रिपोर्ट्स में, इसमें ये मतलब लोगों ने ऑलरेडी डाटा कलेक्ट किया होता है। इसको आप पुराने डाटा को चेक कर सकते हो। गवर्नमेंट रिपोर्ट, ट्रेड मैगजीन्स, जर्नल्स पढ़ के, कंपनी की रिपोर्ट्स देख के, ऑनलाइन वेबसाइट, ये सारा हमने ऊपर अभी पढ़ा, वही एग्जैक्ट रिपीटेड है। कॉम्पिटिटिव डाटा क्या होता है? थर्ड, कॉम्पिटिटिव डाटा। ये डाटा शो करता है कि हमारे कॉम्पिटिटर्स क्या कर रहे हैं। नो कॉम्पिटिटर्स प्राइसिंग आपको हेल्प करेगी कि आप अपने प्राइसिंग को उसी के अकॉर्डिंग सेट कर पाओ। प्राइजेज ऑफ सिमिलर प्रोडक्ट बाय कॉम्पिटिटर्स, ऑफर कर सकते हो, डिस्काउंट्स गिवन बाय अदर्स, न्यू प्रोडक्ट को लॉन्च कर सकते हो एंड उनके प्राइजेस सेट कर सकते हो। कस्टमर का फीडबैक एंड प्रेफरेंसेज, लिसन टू कस्टमर, हेल्प अंडरस्टैंड करने में कि व्हाट प्राइस दे आर रेडी टू पे, आपको समझने में मदद करेगी कि एक्चुअल में इस चीज़ का कितना कस्टमर प्राइस पे करना चाहता है और क्या चाहते हैं। ठीक है। रिव्यू एंड रेटिंग ऑन प्रोडक्ट क्या दे रहे हैं, सजेशन क्या आ रहे हैं, कंप्लेंट्स क्या दे रहे हैं, बाइंग बिहेवियर ट्रेंड्स क्या है। फिफ्थ, इकोनॉमिक एंड मार्केट कंडीशन फैक्टर्स लाइक इन्फ्लेशन क्या चल रही है, डिमांड, सप्लाई, सीजन, इकोनॉमिक इम्पैक्ट, प्राइजेस क्या है। इन्फ्लेशन रेट, अगर प्राइजेस जनरली गो अप जाएंगे। सीजनल डिमांड लाइक मोर सेल्स इन अम्ब्रेलाज इन मानसून, छतरियाँ कब बिकती हैं? जब सीजन के अकॉर्डिंग डिमांड होती है। अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल और न्यू गवर्नमेंट पॉलिसीज और टैक्सेस। अब कैसे आप इन डाटा सोर्सेज का यूज़ करके मार्केट अप्रेजल कर सकते हो? हाउ टू यूज़ दिस डाटा सोर्सेज इन मार्केट अप्रेजल? कलेक्ट करो प्राइमरी डाटा, लोगों से बात करके, खुद प्राइस चेक करके। लुक सेकेंडरी डाटा को देखो, ब्रॉडर मार्केट के ट्रेंड्स को चेक करो, कंपेयर करो कॉम्पिटिटर्स के प्राइजेस को कंपटीशन में रहने के लिए। कस्टमर की बात सुनो कि क्या वो चाहते हैं, और इकोनॉमिक कंडीशन चेक करो अपने प्राइजेस को उसके अकॉर्डिंग सेट करने के लिए। समरी दी गई है, मार्केट अप्रेजल का मीनिंग वगैरह सब कुछ लिखा हुआ है। क्विक एग्जांपल है, बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आप इसको रीड कर सकते हो। बाइसाइकिल की एग्जांपल है। ठीक है, हम चलते हैं इसके बाद क्वेश्चन नेक्स्ट पे। एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप ऑफ मेट्रिक स्ट्रक्चर क्या है अप्लाई टू अ प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन, ऑल्सो थ्रो सम लाइट ऑन द रिसेंट ट्रेंड्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन डिजाइन। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स स्ट्रक्चर इन प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन। मैट्रिक स्ट्रक्चर क्या है? मैट्रिक स्ट्रक्चर इन अ प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन मीन्स दैट पीपल रिपोर्ट टू मोर देन वन बॉस। आपको एक से ज़्यादा बॉस को रिपोर्ट सबमिट करनी है। यूजुअली वन बॉस होता है फॉर द फंक्शनल पार्ट, usually one boss is for the functional part and the other boss is for the project part. ठीक है, it is like having two teams at the same time. This help use resources effectively और complex problems को solve करने में मदद करता है, यानी कि आपके दो boss हैं। अब why matrix structure? क्योंकि प्रोजेक्ट को experts की ज़रूरत होती है from different departments. It help in sharing skills and knowledge, शेयर करने में मदद करता है, बैलेंस करता है अथॉरिटी बिटवीन प्रोजेक्ट मैनेजर एंड डिपार्टमेंट हेड्स के बीच में, मेक डिसीजन मेकिंग फास्टर और फ्लेक्सिबल होती है। टाइप्स क्या है मार्केट स्ट्रक्चर के? प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन, वीक मार्केट स्ट्रक्चर, फंक्शनल मैनेजर हैज मोर पावर देन द प्रोजेक्ट मैनेजर। प्रोजेक्ट मैनेजर के लिमिटेड रोल्स होते हैं, मोस्टली कोऑर्डिनेशन एंड कम्युनिकेशन होता है। एम्प्लॉयज मेनली रिपोर्ट करते हैं फंक्शनल मैनेजर्स को। ये सुटेबल कब होता है? जब प्रोजेक्ट छोटे होते हैं और नॉट वेरी क्रिटिकल नहीं होते हैं। सो प्रोजेक्ट मैनेजर एक हेल्पर की तरह वर्क करता है, वो बॉस नहीं कहलाता। जैसे एक कंपनी जहाँ पे IT डिपार्टमेंट कंट्रोल द टीम एंड द प्रोजेक्ट मैनेजर ओनली असाइन टास्क बट कैन नॉट मेक बिग डिसीजन। सेकंड, बैलेंस मैट्रिक स्ट्रक्चर, यानी कि प्रोजेक्ट मैनेजर और फंक्शनल मैनेजर
दोनों के पास इक्वली पावर्स होती है। एम्प्लॉयज दोनों मैनेजर्स को रिपोर्ट करते हैं। प्रोजेक्ट मैनेजर हैंडल करता है प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस को और फंक्शनल मैनेजर देखता है आफ्टर टेक्निकल स्किल्स और करियर ग्रोथ को। दोनों ही मैनेजर्स मस्ट कम्युनिकेट एंड कोऑपरेट वेल। ये स्ट्रक्चर ट्राई करता है बैलेंस करने के लिए कंट्रोल और फ्लेक्सिबिलिटी को। थर्ड स्ट्रक्चर आता है स्ट्रॉन्ग मैट्रिक स्ट्रक्चर। इसमें प्रोजेक्ट मैनेजर के पास ज़्यादा पावर होती है एंड द कंट्रोल देन द फंक्शनल मैनेजर। प्रोजेक्ट मैनेजर के पास ज़्यादा पावर और कंट्रोल होती है। प्रोजेक्ट मैनेजर कंट्रोल करता है रिसोर्सेज, बजट और डेडलाइंस को। इसके ऑपोजिट फंक्शनल मैनेजर सिर्फ टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है एंड एक्सपर्टीज देता है। एम्प्लॉयज मोस्टली प्रोजेक्ट मैनेजर को रिपोर्ट करेंगे जिसके पास ज़्यादा पावर्स होंगी। ये सुटेबल होता है बिग कम्प्लेक्स प्रोजेक्ट के लिए जहाँ पे क्विक डिसीजंस की ज़रूरत होती है। इसके बाद समरी दी गई है मैट्रिक्स के टाइप की, पावर फोकस, प्रोजेक्ट मैनेजर का रोल, ठीक है, वीक मैट्रिक्स, बैलेंस मैट्रिक्स। तो आप लोग इसको रीड करेंगे आपको समझ आ जाएगा। रिसेंट ट्रेंड्स क्या है ऑर्गेनाइजेशन के डिज़ाइन में? वर्ल्ड चेंज फास्टली चेंज हो रहा है। ऑर्गेनाइजेशंस आर ऑल्सो चेंजिंग, हाउ दे आर डिजाइन टू स्टे फ्लेक्सिबल, क्रिएटिव एंड फास्ट। कुछ रिसेंट ट्रेंड्स है। सबसे पहला फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन, फ्यू लेवल्स है मैनेजमेंट के, लेस हियरार्की, मोर फ्रीडम्स होती है एम्प्लॉयज़ के लिए, फास्टर डिसीजन मेकिंग और बेटर कम्युनिकेशन के ऑप्शंस है। एम्प्लॉयज़ के ऊपर मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड फ्रीडम होती है। सेकंड, एगल ऑर्गेनाइजेशन, फोकस ऑन, इसका फोकस होता है क्विक रिस्पॉन्स और फ्लेक्सिबिलिटी के ऊपर, टीम वर्क एंड शॉर्ट साइकिल कोल स्प्रिंट्स बोलते हैं। कोलैबोरेशन बहुत ज़रूरी है होती है और वर्क वेल इन टेक एंड स्टार्टअप्स, बहुत अच्छे से वर्क करता है टेक और स्टार्टअप्स में। थर्ड होती है वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन, इसमें लोग रिमोटली फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस से वर्क करते हैं। डिजिटल टूल्स का यूज़ किया जाता है कम्युनिकेशन के लिए। ऑफिस की कॉस्ट को ये कम करता है क्योंकि वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन है और ये ग्लोबल कंपनीज में अच्छे से वर्क करता है। फोर्थ आती है नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन, ये कोलैब करती है विद अदर कंपनीज या पार्टनर्स के साथ, रिसोर्सेज को शेयर करती है, अपनी एक्सपर्टीज को शेयर करती है। ये फ्लेक्सिबल और इनोवेटिव होती है और ये कम्प्लेक्स मुश्किल प्रोजेक्ट्स के लिए अच्छी होती है। इसमें मल्टीपल स्किल्स की ज़रूरत होती है। फिफ्थ, होलैक्ट्रेसी, नो ट्रेडिशनल बॉसेज, इसमें कोई बॉसेज नहीं होते। टीम सेल्फ मैनेज होती है और अपने डिसीजंस लेती है। हर किसी के रोल्स क्लियर होते हैं और कोई फिक्स हायरार्की नहीं होती। इनकरेज करती है ये क्रिएटिविटी और ऑनरशिप को। सिक्स, फोकस ऑन एम्प्लॉयज़ वेलबिंग, ऑर्गेनाइजेशन केयर करती है अबाउट द मेंटल और फिजिकल हेल्थ ऑफ द एम्प्लॉयज़। इसमें फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स होते हैं, वर्क लाइफ आपकी बैलेंस करती है और हैप्पियर, जितना हैप्पी एम्प्लॉय होगा उतनी बेटर ये सोचते हैं कि प्रोडक्टिविटी होएगी। अब क्यों ये ट्रेंड्स बनाए गए हैं? ताकि क्योंकि फास्ट चेंजिंग टेक्नोलॉजी है, हमें इनोवेशन और स्पीड की ज़रूरत है। ग्लोबल लेवल पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और एम्प्लॉयज़ की एक्सपेक्टेशन फॉर फ्रीडम एंड मीनिंग प्रॉपर है कि एम्प्लॉयज़ चाहते हैं कि उनको फ्रीडम दी जाए, ठीक है, एम्प्लॉय से एक्सपेक्ट भी किया जाता है। तो फाइनल समरी यहाँ पे दी गई है कि मैट्रिक स्ट्रक्चर क्या होता है, उसके टाइप्स क्या है, रीसेंट ट्रेंड्स क्या है, देन यू हैव टू रीड इट। और इसी के साथ हमारा यूनिट 1 एंड यूनिट 2 कंप्लीट हो जाता है। बात करेंगे इसके बाद अगली वीडियो में हमारी यूनिट 3 और यूनिट 4 की। आई होप आप लोगों के जो भी डाउट्स हैं यूनिट 1 और यूनिट 2 के काफ़ी हद तक क्लियर हो चुके होंगे। मैं नहीं बोलूँगी कि 100% हो चुके होंगे, बट मोस्ट प्रोबेबली आपको समझ आ चुका होगा कि क्वेश्चंस इतने भी डिफिकल्ट नहीं है। बाकी दैट्स ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। अगली वीडियो में आपको कैसे देख सकते हो, आपको सबको पता है, ईजिली आप तक कैसे अवेलेबल होगी। सिंपल छोटी सी सब्सक्रिप्शन है जिसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में होगा। आपको सिंपली उसको ओपन करके वहाँ से ज्वाइन कर लेना। आफ्टर दैट आप लोग अगली वीडियो देख पाएंगे। दैट्स ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। मिलेंगे हम लोग आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून, गुड बाय।